अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है सारों का? अच्छा जी, हुआ हाल आजकल ज़रा पतला ही है अवाम का। एक तो शदीद गर्मी, उसमें लोड शेडिंग ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन की हुई है। लिटरली कराची शहर की ही बात कर लें, बाकी शहरों से भी ऐसी इत्तलात आ रही हैं जहां 12 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग है, वहां 18 घंटे के लिए बिजली बंद की जा रही है। गैर एलानिया भी घंटों साथ मिलाई जा रही है। पूरी रात बिजली बंद है। और ये वो आबादियां हैं, ये वो लोग हैं जहां आप ये नहीं कह सकते कि ये सारे बिजली चोर हैं, जहां मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं, जहां गरीब लोग रहते हैं जिनके पास एक एसी है या एसी भी नहीं है। हाँ, और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि चूंकि हम गर्मी की बात कर रहे हैं, लोड शेडिंग ऊपर से और एक जुल्म जो है उसको जुल्म ही कहा जा सकता है जो हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि कल रात जो थी ना, जुलाई 1 जो कि इट वाज द वार्मेस्ट नाइट इन 6 डेकेड्स, यानी 60 साल में सबसे गर्म तरीन रात जो गुजरी है। समर में ऑब्वियसली पूरे दिन तो गर्म होते हैं, रातें भी गर्म होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म जो थी वो कल रात थी। एंड आई थिंक वी काइंड ऑफ कल जो है उससे पिछली रात को कहा जा रहा था, अब कल रात को कहा जा रहा है। सो दिस जो रिकॉर्ड जो है ना वो तोड़े जा रहे हैं गर्मी के, व्हिच यू कैन सी। लेकिन यही वो हालात होते हैं जब आप अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों से आसूदा रखा हुआ है, बेहतर रखा हुआ है। लेकिन आज जो है मौसम बेहतर है। और अच्छा, आज मौसम बेहतर कैसे है? हम कराची की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप जरा अपने शहरों का हाल हमें खुद बता सकते हैं, लेकिन कराची में ये हुआ है जो हवाएं रुकी हुई थी ना कुछ दिनों से, वो चल पड़ी हैं, तो उससे गर्मी तो वहीं की वहीं है, लेकिन थोड़ी सी हवा चल पड़े तो एक एहसास ज़रा बेहतर हो जाता है। छाँव में अगर आप खड़े हो तो वह हवा जो कि एक्चुअली काइंड ऑफ लू टाइप ही हवा है, लेकिन यू फील एटलीस्ट कुछ तो है, वरना तो एक स्टिल गर्मी जो सुबह 7 बजे भी आप जब घर से निकले और सूरज की तेज शुआएं जो आप पर हमलावर हो रही थी ना, आज हमलावर होती थी, वो आज महसूस नहीं हो रहा। सो आज जरा ऐसा लग रहा था ओवरकास्ट का। आपने देखा कि हमारी पिछले चंद दिनों में, बल्कि 2-3 हफ्तों में हमारी टर्मिनोलॉजी जब हम मौसम की बात कर रहे होते हैं तो किस तरह बदली है, मतलब जिस तरह कोई जंग लड़ी जा रही हो और गर्मी जो है हमला आवर हुई है। एंड इफ यू लिव हियर देन यू वुड नो एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग कि यही है। I was speaking to my mother and she was saying कि बेटा हमारे बचपन में ना मौसम का हाल खबरनामे के आखिर में आता था। क्योंकि शुरू में आ जाता तो नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं होती थी ना, एक ही जैसा रहता होगा, एक्सपेक्टेड सा था। Things have changed so much और मौसम की वजह से इतनी ज़िंदगी में तब्दीली और मुश्किलात आ रही हैं कि खबरनामे में मौसम का हाल सबसे पहले आता है अब। So this is also a change that we see because the weather and the climate has changed. Yes, और उसमें हमारी कितनी कंट्रीब्यूशन है, खैर उसमें क्या अभी सुबह पढ़ना, लेकिन we know exactly कि हमने कितना उसमें डाला है। Things that have changed, बहुत हमारी बेहतरी होती थी एक और चीज़ में, वो है पाकिस्तान क्रिकेट। तो उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल क्या होगा ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये वो सवाल है जो वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद से क्रिकेट लवर जो हैं वो पूछ रहे हैं। यही सवाल हो रहा है पाकिस्तान में। आपको पता है कि हाउ मच क्रिकेट इज़ लव्ड और कितने जज्बाती हो जाते हैं। तो अब जो हुआ है, ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। हालत ये है कि पाकिस्तानी कोचेस और पाकिस्तानी एकेडमीज़ की तरबियत याफ्ता अफगान टीम भी पाकिस्तान से आगे निकलती दिखाई दे रही है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बड़ी सर्जरी का ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन उसकी नौयत क्या होगी अभी तक कुछ सामने नहीं आया। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने चंद अहम इंतजामी तब्दीलियों की तजवीज़ दी है। प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वज़ीर आज़म को होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलग से एक बोर्ड होना चाहिए, वही बोर्ड जो सेलेक्ट करे चेयरमैन का। इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी से कोई काम नहीं होना चाहिए चेयरमैन का। मेरे ख्याल में मैं तो कहूँगा कि चेयरमैन का काम कप्तान अनाउंसमेंट से भी नहीं होना चाहिए कि उनकी मर्जी का कप्तान। ये सारा सिलेक्शन कमेटी को डिसीजन लेनी चाहिए, और सिलेक्शन कमेटी एक स्ट्रॉन्ग कमेटी होनी चाहिए जो किसी के भी कहने पे कोई डिसीजन चेंज ना करे, जो पूरी अथॉरिटी के साथ काम करे। अब इल्ज़ाम लगता रहा है कि दीगर इदारों की तरह क्रिकेट बोर्ड में भी सियासत घुस गई है। वैसे तो पहले से ही घुसी हुई है, और दौर चेयरमैन पीसीबी का ओहदा भी सियासत की नज़र हुआ। टीम में भी ग्रुपिंग की बातें होती रही, मगर वर्ल्ड कप की हालिया शर्मनाक कारकर्दगी की
तमाम तर जिम्मेदारी टीम पर नहीं डाली जा सकती। बोर्ड में भी जारी उखाड़ पिछाड़ एडहॉकिज्म की बुनियाद पर बनाई जाने वाली पॉलिसियां भी पाकिस्तान टीम को इस नहज तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करती रही हैं। सो या अ लॉट ऑफ रीजंस, बट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और याहिया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान, अमेरिका में थे वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए, लेकिन जैसे ही पहुंचे वैसे ही पाकिस्तान टीम का सफर इख्तिताम पजीर हो गया। लेकिन याहिया का कोई कसूर नहीं था, वैसे कोई कसूर नहीं था। ये कह रहे हैं कि हम के पहुंचते ही हुआ, लेकिन बस होना ही था। और आप तो ये भी सोच रहे होंगे कि एक वो टूर्नामेंट जिसका फाइनल भी हो गया है और पाकिस्तान टीम उसमें पहली स्टेज पर बाहर निकल गई थी, हम उस पर रोज बात करते हैं। लेकिन हम वर्ल्ड कप पे बात पर से नहीं कर रहे हैं, हम अपनी टीम पे बात कर रहे हैं, बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट आउट देयर। अभी हम एक टूर्नामेंट पे बांग्लादेश के साथ हमारा टूर्नामेंट है, बट हमने फर्स्ट हैंड अकाउंट भी तो लेना है ना कि क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा। क्या हाल है आपका? वेलकम। या पहले तो नटशेल अपने तासुरात बताएं, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी दूर जाना, एक इवेंट को कवर करना जिसमें शुरू में ही पाकिस्तान आउट हो जाना, एंड नॉट कि पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन सिचुएशन में था या स्टेट में था, हमेशा से कुछ डाउट्स थे कि हाउ फार विल वी गो इन दिस। देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि आपकी तैयारी थी वर्ल्ड कप के लिए, तो मैं कहूँगा बिल्कुल आपकी तैयारी नहीं थी वर्ल्ड कप के लिए। और आप अगर कहेंगे कि इंडिया ने बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया है, और मैं बड़ा हैरान हूँ कि लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया, कल आप शो कर रहे थे कि इंडिया का क्रिकेट सिस्टम IPL में जाना चाहिए हमारे खिलाड़ियों को, तो बड़ी हैरानकुन बात है कि 2008 में IPL शुरू हुई और 17 एडिशन उसके हो चुके हैं और इंडिया सिर्फ 2 फाइनल खेला और 1 जीता है। तो कैसे IPL ने क्रिकेट में तबाही कर दी। 2 चीज़ें सिमिलर थी पाकिस्तान क्रिकेट में और इंडिया की क्रिकेट में। हमारा कप्तान 11th आवर पे चेंज हुआ, इंडिया का कप्तान भी 11th आवर पे चेंज हुआ। हार्दिक पांड्या कैंडिडेट थे कप्तानी के, और मुंबई इंडियंस ने 5 ट्रॉफी जीते हुए थे रोहित शर्मा, उनको हटा के पांड्या को कप्तान बनाया। लेकिन हुआ यह कि उनकी फिटनेस के ऊपर सवाल उठा और 10 टीमों में उनकी टीम आखिरी नंबर पर आई। क्रिकेट इंडिया ने इस फैसले को रिवर्स किया और उन्होंने रोहित शर्मा के साथ जाने का फैसला किया। सेम आपके क्रिकेट बोर्ड ने किया, अफरीदी को हटाया, बाबर को कप्तान बनाया। अगर आप ये कह रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम में हर चीज़ बहुत आसान थी, तो ऐसा नहीं था। अगर उनके ड्रेसिंग रूम में कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द प्लेयर्स एज़ वेल, अगर उनके ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा थे, तो उनके ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और सूर्या कुमार यादव 4 कैप्टन मौजूद थे। आपके ड्रेसिंग रूम में भी बाबर आजम कप्तान थे, शाहीन थे, रिजवान थे, शादाब थे और इमाद वसीम, ये 4 कैप्टन थे। लेकिन फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि वो टीम के लिए खेल रहे थे। मोहसिन हसन खान कहते हैं प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। मैंने नहीं देखा अब्दुल्ला, इवन आपने फाइनल के बाद भी इंडियन क्रिकेट का जो सोशल मीडिया है, आप उसके करीब भी नहीं है, लेकिन आपने देखा कि किसी खिलाड़ी की कोई तस्वीर आई हो, आपने देखा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी टीम को सोशल मीडिया के जरिए, तस्वीर के जरिए, वीडियो के जरिए जो है वो ऑब्लाइज करने की कोशिश की। अच्छा, जो भी वीडियो थोड़ा सा हमें चेंज बिहेवियर भी लगा, यू नो, एक होता है ना बूस्टिंग द विक्ट्री, वो भी नहीं है। मतलब विराट कोहली की कल दोबारा गुफ्तगू आप फीड्स पे आ जाती है और वो कह रहे थे कि भाई इज्जत दीजिए उस अपॉर्चुनिटी को जो आपको मिली है, इज्जत दीजिए उस मौके को जो आपको मिला है, और बस अपना सर नीचे झुकाइए और अपना काम करते रहिए। ये विराट कोहली के अपने अल्फाज हैं। उन्होंने कहा क्योंकि देयर आर टाइम्स व्हेन देयर फोर्सेस व्हिच आर वर्किंग बियॉन्ड योर कैपेसिटी, और आपको लगता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफी बैड टाइम्स भी देखे हुए हैं। सो दीस आर द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम इंडियन टीम। एब्सोल्युटली। देखिए अब्दुल्ला, अभी आप लोग बात कर रहे थे कि अपनी अम्मी की आप बात कर रहे थे कि सबसे आखिर में आप वेदर बताते थे। आज आप सबसे पहले क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको उम्मीद है। कराची से खैबर तक अगर हमारे मुल्क को कोई चीज़ जोड़ती है तो वो क्रिकेट है, इसमें कोई शक को शुबे की गुंजाइश नहीं है। जब हमारा इंडिया से मैच होता है तो कराची से खैबर तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। बहुत दिल टूटे हुए थे लोगों के। और अब अगर आप बात करते हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई जादू का चिराग रिगड़ेंगे, क्रिकेट बोर्ड ठीक हो जाएगा। उनको चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। और आज मैं कोशिश करूँगा अपने प्रोग्राम में उनसे मैं सवाल रखूँ कि भाई मोहसिन रज़ा नकवी साहब, ये बताइए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। देखें, बात दरअसल ये है कि पिछले 5 टूर्नामेंट में आपके मोरलेस यही खिलाड़ी खेल रहे थे, अब आपको नए खिलाड़ियों को मौका देना है। इंडिया क्रिकेट क्यों आगे जा रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि यही IPL के मुआहदे थे, यही बहुत ज़्यादा मुआवजे थे। इस पर सवाल उठता था कि यार इंडिया IPL हो रहा है लेकिन इंडिया की क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। लेकिन जब इन्होंने अपने मुल्क के लिए खेलना सीखा तो आप देखिए, पहले वो 50 ओवर का फाइनल खेले, ठीक है, फाइनल में पहुंच के नहीं जीत सके। फिर उसके बाद अगर आप कहते हैं कि तुक्का लग गया था, ये दूसरा फाइनल वो खेले, अनबीटन रहे पूरे टूर्नामेंट में। अब आप ये कह लें कि जी उनको आपने कुछ ऐसी कंडीशंस दी जो उनको सपोर्ट कर रही थी। देखें,
ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट है वो उनके हक में है। अगर वो सूर्य कुमार यादव कैच नहीं पकड़ते, जिसको कंट्रोवर्शियल कहा जा रहा है, जैसे भी कहा जा रहा है, लेकिन बहरहाल एंड ऑफ द डे वो टीम जीत कर आई है। और आप देखिए कि जैसे ही उनकी टीम जीती, कप्तान ने रिजाइन कर दिया, कोहली ने रिजाइन कर दिया, रविंद्र जडेजा ने रिजाइन कर। आपकी अगर क्रिकेट की तारीख में अगर कोई मिसाल है, 2009 में मैं मौजूद था लॉर्ड्स पर, लंदन के मैदान पर, जैसे ही पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना, यूनुस खान ने कहा कि अब मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेलूंगा, मैं दूसरे लोगों को मौका देना। कोई मिसाल है आपके सामने अगर ऐसी तो बता दीजिए। लेकिन राहुल द्रविड़, उनकी एक और वीडियो वायरल हुई है, वो कह रहे हैं यार अब मैं जॉबलेस हो गया हूँ। लेकिन उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद उनका बेटा अब क्रिकेट में आ रहा है, तो वो नहीं चाहते कि वो इस क्रिकेट के साथ एसोसिएट रहें। हमारे पास तो लोगों की ज़िंदगी बढ़ गई फाइनल खेलने की वजह से। तो बात बहुत मतलब या इस सारी बात में क्या ये बात भी है कि ख़ासतौर पे उनके 3 जो स्टार प्लेयर्स हैं उनका रिटायर हो जाना T20 में से, हम क्या अपनी जगह नहीं छोड़ते जब हमारी यूटिलिटी और वैल्यू खत्म हो चुकी हो उस टीम में? कुछ ऐसा भी आप इंडिकेशन दे रहे हैं? और हम अक्सर ही बात करते हैं यहाँ रिटायरमेंट तो दूर, हम तो ब्रेक नहीं लेते। अगर हमारी फिटनेस के इश्यूज हो हम तब भी ब्रेक नहीं लेना चाहते, बिकॉज़ वी आर सो इनसिक्योर इन आवर पोजीशंस। देखिए अब्दुल्ला, मैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान या शादाब खान, इनको मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा। आप मुझे ये बताइए कि हार्दिक पांड्या को उन्होंने इस शर्त पे टीम में रखा कि आप बॉल डालेंगे, क्योंकि वो आईपीएल में बॉल नहीं डाल रहे थे मुंबई इंडियंस के लिए। उन्होंने शर्त ये रखी उनके सिलेक्टर ने कि आप बॉल डालेंगे। उन्होंने 8 मैचों में 11 विकेटें ली। फाइनल में उन्होंने कितना क्रूशल ओवर कराया आपने देखा। ये स्लो बॉलर्स का टूर्नामेंट था, लो बाउंस पिचेस थी और यहाँ पर स्पिनर डोमिनेट कर रहे थे, आपने देखा। राशिद खान ने तो स्पिनर जो लेके गए थे उनको नहीं खिलाया। आप उसको छोड़ दीजिए, आपने खिलाया नहीं। आप जिस स्पिनर को खिला रहे थे शादाब खान को, 4 मैचों में 2 बार उसने बॉलिंग की और 4 ओवर किए, तो मोहसिन रजा नकवी साहब पूछेंगे। और उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि अजहर महमूद, वहाब रियाज, गैरी कस्टन, क्या ये अपने कंधे झाड़ देंगे सिर्फ ये क्या कि टीम में डिसिप्लिन नज़र नहीं आया, टीम में जो है वो हम आहंगी नहीं थी, टीम के खिलाड़ी मुत्तहिद नहीं थे। भारत की टीम में राहुल द्रविड़, भारत की टीम में वो काम कर रहे थे जो एक बाउंडिंग फोर्स की हैसियत से थी। हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के जो मामला थे, इवन हुटिंग हुई है जब हार्दिक पांड्या फील्ड पे खड़ा कर रहे थे आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा को, तो लोग उनको आवाज़ दे रहे थे कि इज्जत कीजिए। इस हद तक मामला खराब थे। लेकिन उनके कोच ने कैसे टीम को खिलाया, कैसे टीम को लड़ाया, वो आपके सामने है। फिर आप आमिर के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि जी उनके ट्रेनर को आप लेकर चल रहे थे। आप मुझे बताइए, वो न्यूजीलैंड की सीरीज, आयरलैंड की सीरीज, इंग्लैंड की सीरीज, पूरे वर्ल्ड कप खेल कर आए। नसीम शाह ने एक मैच छोड़ दिया क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे। अब आप मुझे बताइए, आमिर आपको ज़्यादा बेस्ट लगे या दूसरे खिलाड़ी बेस्ट लगे? फिटनेस का आपकी टीम के साथ प्रॉब्लम, बाउंडिंग का आपकी टीम के साथ प्रॉब्लम, और ये मैनेजमेंट कह के अपने आप को अलग नहीं कर सकती कि टीम में इत्तेहाद। भाई अगर आप टीम में इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकते तो सबसे पहले वहाब रियाज, गैरी कस्टन और अजहर महमूद को घर जाना चाहिए। अभी आप लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि उमर अमीन को आप शाहीन में लेकर गैरी कस्टन तो आए अभी। देखिए अब्दुल्ला, यू आर प्रोफेशनल, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर चाहे आप आधे दिन के लिए आए, आधे घंटे के लिए आए, फिर आपको डिलीवर करना पड़ता है। बात दरअसल ये, आप रो रहे थे अभी कि कल के शो में कि उमर अमीन को आप लेकर आ गए। वो उमर अमीन जो अजहर अली के साथ डेब्यू करते हैं, अजहर अली रिटायर हो गए। वो उमर अमीन जो वहाब रियाज के साथ डेब्यू करते हैं, वो सिलेक्टर बन गए। सुहेल हमें लाहौर से बता रहे थे कि ये भी बात जो है ना वो चार्जशीट में शामिल हो गई है। वो चार्जशीट पता नहीं कब फाइनल होगी। नहीं, आंखों पे पट्टी बनी है। मैं आपको नई कहानी सुनाता हूँ। मोहम्मद वसीम जो इस वक्त खवातीन टीम के हेड कोच बने, खवातीन टीम में जो तब्दीलियां हुई हैं, आपने 32 साल की इरम जावेद को टीम में रख लिया जो कि सिर्फ टेलीविजन पर बैठकर एक्सपर्ट ओपिनियन दे रही थी। तो अब आप बताइए, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और एग्जांपल्स टू जहां टेलीविजन पे लोग होते थे और उन्होंने ऐसा लगता था वहीं से उनको पिक कर लिया गया। फिर नहीं, अब आपको मैं यही बता रहा हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, चाहे हमारे एक्स क्रिकेटर हों, चाहे हमारे मौजूदा खिलाड़ी हों, बाबर आजम बिल्कुल रेस्ट नहीं करना चाहेंगे, रिजवान बिल्कुल रेस्ट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड को सोचना है कि आपने टीम कैसे बनानी है। आज इंडिया की टीम में अगर कोहली जा रहे हैं तो जायसवाल उनके पीछे खड़े हुए हैं, अगर रोहित शर्मा जा रहे हैं तो केएल राहुल उनके पीछे खड़े हुए हैं, अगर आज रविंद्र जडेजा जा रहे हैं तो उनके पीछे अक्षर पटेल खड़े हुए हैं। उनकी टीम में हर खिलाड़ी का बैकअप मौजूद है। आपके पास कौन बैकअप है? आजम खान। अब आपके क्रिकेट बोर्ड आके कह रहा है कि जी हम उन लड़कों को मौका देंगे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलेंगे। तो पहला सवाल यह है कि मोहसिन रजा नकवी साहब अपना किबला दुरुस्त करें कि अगर आप ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो सबसे पहले तो अगले 6 महीने के लिए आप ये बैन कर दें कि हमारे खिलाड़ी दुनिया की किसी लीग में नहीं जाएंगे। ये तो सारे जाने वाले घूम रहे हैं कि सर मुझे आप लीग का, आप मुझे इजाजतनामा दे दें, आप मैं फला लीग खेलने के लिए जा रहा हूँ। तो जब आपकी कैनेडियन लीग का क्या हुआ, जा रहे हैं सारे? तो फिर आप मुझे बताइए ना, किधर है क्रिकेट बोर्ड की रेट?
कोई नहीं है, कहीं नहीं है वैसे। we all know that and this is a tragedy. But that is the tragedy कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर हम ना सीखें तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? अच्छा ये बताएं, ये जैसे अभी आपने कहा है फॉर इंस्टेंस कि जी रिजवान रेस्ट नहीं लेंगे, बाबर नहीं उनकी डिसीजन है या ये ऊपर से बोर्ड की डिसीजन है? अगर लग रहा है बोर्ड को कि दे नीड अ रेस्ट या दे नीड टू बैक आउट फॉर अ व्हाइल, तो उनकी से क्यों ली जा रही है? उनको कहा क्यों नहीं जा रहा कि आप यू आर आउट फॉर अ बिट? देखिए हुमा, फैसले करने के लिए आपके दिल में जो है ना कुव्वत होनी चाहिए, आपके फैसलों में ना ताकत होनी चाहिए। वो नहीं है। हफीज़ ने अनाउंस किया था कि फ़लाँ खिलाड़ी 2 मैच खेलेगा, फ़लाँ खिलाड़ी 3 मैच खेलेगा। वहाँ पर हुआ क्या, न्यूजीलैंड में हारी टीम और उसके बाद सब बाबर आजम के गिर्द घूमने लगे। मैं दोबारा से आपसे कह रहा हूँ कि देखें खिलाड़ी तो कोई भी नहीं चाहेगा। यानी आपका मतलब है हमारा पैनिक बटन ऑन हो जाता है व्हेन वी डू बैड, तो फिर हम सारे वापस आ जाते हैं कि ये चीज तो वर्कआउट नहीं किया, वापस देखिए मैं अब आपसे इसीलिए ये बात हो रही है कि शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान नहीं होना था अगर ये टीम अगले मरहले में पहुंच जाती, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन चूंकि अब आपको फेस सेविंग चाहिए तो अब आप शान मसूद की तरफ देख रहे हैं। देखिए बात दरअसल ये है कि अब आपने इस टीम को बांग्लादेश की सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, जनूबी अफ्रीका के साथ जनूबी अफ्रीका में खेलना है जहां पर हम हर मैच जाके हारते हैं। वाई नॉट आप बांग्लादेश के खिलाफ उन खिलाड़ियों को मौका दें जिनको आपने फ्यूचर में ट्राई करना है, या आप नए लड़कों को ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खिलाकर जो है वो शेर के आगे बकरी को डालने वाला काम करेंगे। जो छोटी टीमों के खिलाफ आप इनको खिलाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम को आप निकाल दें, रिजवान को निकाल दें, उनको ड्रेसिंग रूम में रखें, उनको एतमाद दें ताकि जो नया खिलाड़ी आए उसको भी ये पता चले कि दी बाबर आजम हमारे साथ बैठा हुआ है। और बाबर आजम जो है he is a mentor for the young cricketers as well. उनकी एक बड़ी फॉलोइंग है, टैलेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। But we are also afraid and scared of giving up the reins. बात ये सारी है नए टैलेंट की जो आप बात कर रहे हैं, हम क्यों डरते हैं? हम शाहीन्स में तो कर सकते थे ना ये तब्दीलियां, मतलब हमें शाहीन्स में जो टीम बनानी है हमने वो क्या बनाई। फिर एक और बात जो सर्जरी की बार बार बात आती है, तब्दीलियों की बात आती है, वहाब रियाज साहब आपको लगता है कि उनका कभी कुछ हो सकता है? मतलब ही इज देयर एंड ही वुड प्रॉब्ली बी देयर। हम बाकी लोगों की बात करते हैं, गैरी क्रिस्टन को तो आई वुड यू नो इट इज बेसिकली वहां पे सर्जरी प्रूफ है। बात तो हम यही पूछ रहे हैं ना कि क्या वो वही गैरी तो आए ही अभी है, मतलब 15 दिन हुए थे उनको ऑन द जॉब बिफोर द वर्ल्ड कप। गैरी क्रिस्टन की बात कर रहे हैं। सो हम अभी तो वो मेरा ख्याल है समझ ही रहे होंगे मामलात, और उनकी बोर्ड से पहले भी बात हुई होगी कि भाई मैं आ तो रहा हूं लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो होता है। चलिए मैं अगला सवाल आपके साथ शायद मेरा कोई लेना देना नहीं है। 29 तक पाकिस्तान टीम के साथ है ना वर्ल्ड कप में, 29 तक पाकिस्तान टीम के साथ है ना गैरी कर्स्टन। वो जो उनकी खबर लीक हुई जिसको एक खिलाड़ी ने तरदीद की कि ऐसी कोई बात नहीं हुई ड्रेसिंग रूम के अंदर के टीम में इत्तेहाद नहीं है, ये गानेगत नहीं है। गैरी कर्स्टन 29 तक पाकिस्तान टीम अगर फाइनल में पहुंच जाती, बारबाडोस तो थे ना टीम के साथ, पाकिस्तान टीम 16 तारीख को आखिरी मैच खेली, हमारे खिलाड़ी डिसबर्स हुए और गैरी कर्स्टन ने फ्लाइट ली और वो साउथ अफ्रीका चले गए। क्यों चले गए भाई गैरी कर्स्टन? उनको पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था, उनको क्रिकेट बोर्ड के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। यही तो सवाल है। पहले तो आप वो कोच बताएं जो 15 दिन पहले आया हो, मतलब कोच शुड हैव बीन देयर लाइक मंथ्स अर्लियर। तो उस कोच से क्या एक्सपेक्टेशन रखना, और उसके बाद अगर वो हम आउट हुए, वो आगे चले गए, तो बनता है उनकी, आई एम सॉरी टू से, को इतने वो जेल हुए ही नहीं थे अभी टीम के साथ। 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले आना, What is उसमें क्या उनकी आपकी इस बात को इसलिए नहीं मानता कि वो, मैंने आपको जिस तरह कहा कि वो प्रोफेशनल हैं और उन्होंने सिर्फ आके खिलाड़ियों को थपथपी देनी थी, वही बॉल था, वही बैट था। ये वो खिलाड़ी नहीं थे जिनको सिर्फ थपथपी ही देनी थी। इसीलिए नहीं थी हुमा और अब्दुल्ला कि आपके खिलाड़ियों का फोकस वर्ल्ड कप था ही नहीं। आपके खिलाड़ी पहली मरतबा अमेरिका गए थे, घूमना चाहते थे। इंडिया की टीम न्यूयॉर्क में रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कोई वीडियो देखी इंडिया की टीम की, कोई तस्वीर देखी? उनके खिलाड़ी भी बाहर निकले खाना खाने के लिए। मैं अब आपको क्या बताऊं, लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं ये कहता हूं कि आप फैमिली को भी लेकर जाएं। दूसरी टीमें भी फैमिली को लेकर आती हैं, 2 मैचों के बाद उनकी फैमिली अलग हो जाती है। अगर उनकी फैमिली टीम के साथ भी है, आपने देखा रोहित शर्मा को वो अपनी बेटी को कंधे पे लेके घूम रहे थे बारबाडोस के फाइनल में, उससे पहले आपने कोई वो वीडियो देखी उनकी? लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं, अगर आप लड़कर हार जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप गिव अप कर देंगे तो सवाल उठेंगे। आपके लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्र यह है कि अमेरिका, अफगानिस्तान नॉकआउट मरहले में गए हैं और ये वो मुल्क है जहां पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं होती। बहुत सी फिक्रें हैं वैसे हमारी, तो जायज है वैसे। जो फ्रस्ट्रेशन आपको इस पैनल पे इस वक्त नजर आ रही होगी, हम उसको जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। मुझे अभी भी ये कोच वाली बात समझ नहीं आई। आप कह रहे हैं कि कोच का वो वाला रोल हो, मतलब इतनी वेल जेल टीम होनी चाहिए कि कोच आना और इतनी लेट स्टेज पे आना शुरू। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर यही रीजन था याहिया,
तो हम कोच को लिटरली इस तरह ढूंढ रहे थे पाकिस्तान टीम के लिए, कोच जैसे चिराग लेके ढूंढ रहे हो किसी को, मिल कोई नहीं रहा था हमें, कोई मिल नहीं रहा, महीनों से बातें हो रही थी। अब हम उस चीज को निगेट करते हैं कि कोच का जीतना। देखिए होना तो ये चाहिए था कि आप मोहम्मद हफीज को कंटिन्यू करते, वो आए थे, आप वर्ल्ड कप के बाद चेंज करते, ठीक है ना, जो भी रिजल्ट होता आपको नहीं भी उनको कंटिन्यू करना था। आपको किस अक्लमंद ने ये मशवरा दिया था कि आपने कोच को चेंज कर दिया, ठीक है, कप्तान आपका सवाबदीदी इख्तियार था, मैंने आपको कहा इंडिया ने भी कप्तान चेंज किया, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो रिजल्ट आपको मिले, आपने कोच को चेंज किया। बात दरअसल ये आप लंबे सफर पर जा रहे हैं और आप 11th आवर पर ड्राइवर चेंज कर देंगे और अगर सफर में कोई गड़बड़ हो जाती है तो सारा जिम्मेदारी आप ड्राइवर पर डाल देते हैं, गाड़ी के ऊपर आप नहीं होगी जिम्मेदारी की गाड़ी ठीक थी या नहीं थी। ये आती है कप्तान को चेंज करना कैसे ठीक था, वो उस लम्हे, उस मोमेंट में, उस सूरत हाल में कप्तान को चेंज करने पे कप्तान को चेंज किया, मुझे बताइए सवाल करना कम कर दिया था लोगों ने, बिकॉज द टीम वाज ऑलरेडी गोइंग इनटू अ टूर्नामेंट जो कि वर्ल्ड कप था और फिर तनकीद सोचा था कि अगर ये नहीं करेंगे परफॉर्म तो बाद में होती ही रहेगी, लेकिन क्या हाँ अगली दफा हम यू नो पेंडेड फॉर द वर्स्ट टाइम प्रॉब्ली, बट क्या तुक था उस वक्त कप्तान को चेंज करने का? देखिए ये क्रिकेटिंग डिसीजन था ही नहीं, ये एक पॉपुलर डिसीजन था। आपको पता है हर क्रिकेट पॉपुलैरिटी कहां से आ रही थी, वो यहां से कहीं हमारे हाँ, तो नहीं थी, सोशल मीडिया कोई पोस्टें उन्हें भेज रहे हो तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगी, अब आपको ये बात अंडरस्टैंड करना पड़ेगी कि भाई आपने सोशल मीडिया पर क्रिकेट नहीं खेलनी, वरना सोशल मीडिया पर विराट कोहली के जितने फॉलोअर्स हैं हमारी पूरी टीम के खिलाड़ियों के फॉलोअर्स नहीं हैं। पीआर फर्म्स हैं जो इन्होंने हायर की हुई हैं। आपने देखा कि विराट कोहली को उनकी पीआर फर्म ने, उनके मैनेजर्स ने 7 मैचों की नाक़िस कारकर्दगी के बाद उठाया हो कि जी विराट कोहली फाइनल में खेलेंगे, उसने अपने बल्ले से जवाब दिया, लेकिन हमारी टीम ग्राउंड में खेल रही थी और पीआर मैनेजर, उनकी सोशल मीडिया टीम है, उनकी बड़ी बड़ी पोस्टें लगा रही थी। आप ग्राउंड में किंग हैं, आप ग्राउंड के बाहर सोशल मीडिया पर जो कोई भी कैंपेन कर लें। आप मुझे बताइए केन विलियमसन आउट हुए, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी, युगांडा के कप्तान ने कप्तानी छोड़ दी। आप मुझे ये बताइए कि हमारी टीम पाकिस्तान पहुंची है, सिकंदर बख्त बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, बाबर आजम और रिजवान की फुटेज आ रही है कि जी उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप वर्ल्ड कप में तो प्रैक्टिस कर नहीं रहे थे। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ कि वहाँ पर आप बात कर रहे हैं अबरार को कि नहीं खिलाया आपने, कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जी अबरार जो है वो कॉफ़ी अच्छी बनाते हैं। मैं आपको बताऊं अबरार इसलिए टीम के साथ गए थे कि वो कप्तान के साथ घूम रहे थे, कप्तान अकेले थे, वो कप्तान को एक पार्टनर चाहिए था, बाकी ग्रुप थे टीम में, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ग्रुपिंग तो थी ही, वो तो खैर हमें पहले से ही पता है। मतलब चाय के अलावा कप्तान को कंपनी दे रहे थे, लेकिन कप्तान ने उन्हें फिर भी मैच नहीं खिलाया, तो ये तो कैसी दोस्ती हुई फिर? हाँ, ये अगर दोस्ती यारी पे ही चल रहा है मामला तो ये तो दोस्ती भी अच्छी ना हुई भाई। या थैंक यू। आज हमारे पास इतना ही टाइम है, सवाल हमारे बहुत हैं। नेचुरली फ्रस्ट्रेशन भी एक है ना, क्योंकि एक तो जिस तरह या कहते बहुत ज़बरदस्त खेल के हारे होते तो दैट वुड हैव बीन अनदर स्टोरी। हम तो लगता है हमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं थी वहाँ, तो दैट हर्ट्स अ लॉट। नहीं हम नहीं पता क्या था कि हम जो मैच जीतने जा भी रहे होते थे ना, गलती होगी नहीं ये कैसे जीत रहे हैं हम हार जाएंगे। हाँ, बेसिकली जो जीत रहे थे वो भी हार गए हम, सो सैड। आवाम को जैसे जैसे बजट समझ में आ रहा है, नून लीग पर अशराफिया नवाज बजट पेश करने का तासुर मजीद गहरा हो रहा है और ये आवाज़ें कहीं और से नहीं, खुद नवाज शरीफ के पुराने साथियों की जानिब से आ रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बजट को बदतरीन करार देते हुए कहा कि हुकूमत ने अपने अखराजात में कोई कमी नहीं की, 5 अरब तो MNAs ने अपने लिए रखे हैं, हालात यही रहे तो आवाम टैक्स देने से इनकार कर देंगे। या मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। अगर आपने अवाम पे बोझ डालना था तो घर से शुरू करते, अपने खर्चात कम करते, अवाम को नज़र आता कि हमारी हुकूमत हमारे बारे में सोच रही है, उसने अपने खर्चात कम किए हैं। क्या 1 साल अगर इस मुल्क के MNA MPA गलियां और सड़कें ना बनाएं, क्या मुल्क में तरक्की नहीं होगी? क्या हुकूमत को मालूम है कि इस 500 अरब का कितना फीसद जो है वो करप्शन में जाता है? माजी में कुछ जगह हुआ करती थी, हम गलत फैसले करते थे, ये पैसे बांटते थे MNA MPA में, ये काम गुजारा हो जाता था, लेकिन आज तो आपके पास जगह ही नहीं है। तो हम आज ये खाम ख्याली में हैं कि हम इस तरह ही बजट बनाते रहेंगे, अवाम मज़ीद एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, एक दिन मामला ये नाता टूट जाएगा, ये हिजाब ख़त्म हो जाएगा, लोग टैक्स देना बंद कर देंगे, फिर हुकूमत क्या करेगी?
अच्छा जी, ये बजट टैक्स पर टैक्स का दूसरा नाम है। तनख्वाह पर टैक्स, फिर दवा से लेकर दूध तक जिस चीज़ पर भी टैक्स लगा है उसका सारा बोझ भी आखिर में आपको पता ही है कि अवाम पर ही आता है। और इसके बावजूद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को दाद देनी चाहिए बाय द वे, जो ना सिर्फ बजट का धड़ल्ले से दिफा कर रहे हैं बल्कि इसे गरीब के लिए अच्छा भी कह रहे हैं। कोशिश की गई है कि शराफिया पे ज़्यादा टैक्स लगे और गरीब आदमी पे कम लगे। जिस तरह मैंने कहा कि 1 लाख तनख्वाह वाले पे 2500 रुपये टैक्स है, जब तनख्वाह 10 लाख से तजावज़ करती है उस पर टैक्स ज़्यादा है। मिनिमम वेज को बढ़ाना, ये भी फेडरल गवर्नमेंट ने इसमें लीड ली कि इसको 32 से 37 हज़ार किया गया। और तमाम मैं प्राइवेट इदारों से भी मुल्तमिस हूँ कि इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। और ना सिर्फ ये, जो ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 25% जो इजाफा है उसकी भी लीड गवर्नमेंट ने ली। पेंशनर्स पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। तो मैं ज़रूरी समझता था कि आज हमारे 2 दोस्तों ने भी इस पे बात की, तो उनकी खिदमत में भी ये गुजारिश है कि आप हर आती जाती हुकूमत का हमेशा हिस्सा रहें। जब भी नून लीग की हुकूमत आई है और आपने बड़ा मुस्बत किरदार भी अदा किया है, मगर आज भी जब आप हमारे साथ बैठे होते थे, जिन अच्छी चीज़ों पे आप कमेंट करते थे, आज भी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सराहना चाहिए। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एतराफ़ किया कि वो एक्सपोर्टर्स पर टैक्स लगाने के खिलाफ थे। FBR का करप्ट माफिया फ़ायदा उठाएगा। इतना गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था IMF का, और मैंने एक सजेशन भी दी कि इनको ये जो आप सजेशन दे रहे हैं कि बैंक के बाद कटौती के बाद भी ये किताबें लेके ITO के पास जो जाएंगे, तो गारंटी तो दे दें, कुछ ज़मानत दे दें कि ITO जो है इनके कपड़े नहीं उतारेगा। जो कल्चर है हमारा, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, ITO कब मेहरबानी करें किसी ऑडिट फर्म को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपॉइंट कर दें ऑडिट फर्म को। मेरा मतलब है कि इन लोगों को भेड़ियों के आगे तो ना डालें ना। तो ये मेरा ये कहने का मतलब है, ये फोर्स किया जा रहा है इसकी वजह से कि लोग जो है वो ऐसे रास्ते ढूंढें जहां पाकिस्तान जो है वो रेवेन्यू से तो महरूम होगा। तो अभी आप एक लंबी मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहां से आप आ रहे हैं हमारे पास, आपने वहां पे उनको नहीं बताया कि ये गलत हो गया? देखिए, मैं तो ये चीज़ जो है पिछले 15-20 दिन से जो है इस पर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी सारे शहर की इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्टर्स की है। जिस मुल्क का बजट जो है उसमें IMF की इतनी इंटरफेरेंस है, उस मुल्क की जो सोवरेनिटी है, खुद मुख्तारी है, वो कंप्रोमाइज़ नहीं होता। मैं आपका सवाल भी समझ गया हूँ और जवाब भी मेरा तैयार है कि जब तक आप माशी तौर पर खुद मुख्तार नहीं होंगे, बजट अपना खुद नहीं बनाएंगे, अपने फैसले माशी जो खुद नहीं करेंगे, आप पूरी तरह खुद मुख्तार नहीं हैं। अब ऐसे बजट पर अवाम पहले हुकूमत के खिलाफ गुस्से में थे, ऊपर से पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने जल्दी पर तेल का काम किया है। घर चलाएं, जब पेट्रोल पूरा करें, जब बिल पूरा करें। आए रोज जो 15 दिन के बाद इजाफा होता है तो इसका जो असरात हैं दूसरी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। बिजली ने अलग तंग किया है, गैस ने अलग तंग किया है, तंग आ गए ऐसी हुकूमत से। हर चीज़ बढ़ जाएगी, जहाँ भी जाओगे तो बोलेंगे पेट्रोल महंगा हो गया। क्या कर सकते हैं, गरीब आवाम है, तंग कर रहे हम लोगों को। पहलों बिजली का बिला ने मारता, उतो गर्मी ने मारता, रेंदी खूंदी कसरों पेट्रोल ने काट। किराया तो बंदा वही दे रहा है, महंगाई ज़्यादा लगी हुई है, हम शायद एक वक्त की रोटी भी ना खा पाए। तनख्वाह में वो सारी पेट्रोल गाड़ी पी जाती है। इतना जुल्म ना करें, इतना जुल्म ना करें, कम से कम खुदा से डरें आप लोग। इसको बंद किया जाए, ये मजाक जो आवाम के साथ हो रहा है ये बहुत बड़ी ज्यादती है, नाइंसाफी है। ये तो सर सरासर जुल्म है अवाम के साथ, जुल्म है अवाम के साथ, जुल्म है, रिलीफ देना चाहिए इनको। 20,000 30,000 कमाते हैं, वो पेट्रोल कहाँ से लाएं? 12-13 हज़ार माह कमाते हैं, वहाँ पर हम बच्चों को खिलाएं, अपने माँ बाप को खिलाएं, यहाँ गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएं। अच्छा जी, अब बहुत सी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली सर फहरिस्त है, और दीगर अपोजिशन जमातों ने ईद के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान भी किया था। और अपोजिशन जमातों का ख्याल था कि बजट ऐसा होगा कि अवाम खुद ही सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे, और लग यही रहा है कि एहतजाजी तहरीक के लिए हुकूमत ने अपोजिशन को खुद ईंधन फराहम किया, और वो भी हाईली इन्फ्लेमेबल। ऐसा ही लग रहा है। लेकिन ये बजट, ये तनख्वाहों में कटौती और ज़ाहिर है एक्सपोर्टर्स और दीगर मामलात, फिर साथ में बिजली के बिल और लोड शेडिंग का होना और पेट्रोल, ये जो फ्रस्ट्रेशन में इजाफा करता है कि जिसके घर 8 घंटे बिजली आ रही है और उसके घर 3 पंखे और 2 ट्यूब लाइटें जलती हैं, और अगर फ्रिज है तो चलें वो जल जाएगा, वो 15 से 18 हज़ार रुपए बिजली का बिल दे रहा है। पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। मतलब ये बड़ा ही अब कॉमन हो गया है कि आप जो घर का किराया दे रहे हैं ना, उससे ज्यादा आपका बिजली का बिल आ रहा है।
ये तो हर घर का यही मामला जो है चल रहा है, विच इज़ पेनफुल। और फिर सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं कि कहीं से कोई रिलीफ मिलने का कोई चांस ही ना हो। इन एनी केस बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी से जो हमारे साथ हैं। आसमा, जिस तरह का बजट मंजूर किया गया है, जिस खुले अंदाज में अशराफिया ने अशराफिया को नवाजा है, उस पर अवाम जो है वो बड़े गुस्से में है। तो क्या हुकूमत को अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं और क्या रद्द अमल जो है वो एक्सपेक्ट किया जाएगा, या फिर वो कह रहे थे ये भी अवाम मान जाएगी, कुछ नहीं होगा एंड में? जी, मेरा ख्याल है कि हुकूमत को बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा है कि कोई कुछ नहीं करेगा। हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा है कि उनकी जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो आपस में दस्तो गिरेबान हैं। उनको इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बेबस हैं, और उनको इस बात का भी अंदाज़ा है कि ऑलरेडी एक मुआशरे के अंदर तकसीम है, तफरीक है। उसके बावजूद जो है वो कुछ इदारों को, कुछ लोगों को, कुछ जो मुख्तदरा है, जो अशराफिया है, जो मतलब उसमें और ज़्यादा उनको उन्होंने नवाजने की कोशिश की है। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पर उनको फोकस करना था, जिन इस्लाहात की हम बात सुन रहे थे कि मईशत के ऊपर या माशी इस्लाहात होंगी, वो नहीं हुई है। जहाँ पे टैक्स आवाम के कम करने थे, जो टैक्स नेट को बढ़ाना था, लेकिन जो टैक्स दे रहा है उसको फैसिलिटेट करना था, वो हुकूमत ने नहीं किया। तो उस एतबार से ये कोई बहुत अच्छा बजट नहीं है। बावजूद इसके कि हम ये तस्लीम करते हैं, हमें कर लेना चाहिए कि IMF का बजट था, IMF के मुतालबात थे और हुकूमत बेबस है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि हुकूमत बेबस नहीं थी। उनको वो सब आवाम को रिलीफ देना था, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे इकदाम करने थे, लेकिन यहाँ पे जो ऑलरेडी टैक्स दे रही है सैलरीड क्लास, जो तनख्वाहदार तबका है, उसके ऊपर जिस तरह से इस वक्त जो उनके ख़िलाफ़ एक तरह से देखा जाए तो टैक्सों का इजाफ़ा किया गया है, उनकी ज़िंदगियों को और तंग किया गया है। फिर बिजली में इजाफ़ा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा, गैस की कीमतों में इजाफ़ा, ये सब का सब जो है ये किसको, ये तनख्वाहदार तबके के ऊपर ही ये बम सारे गिरे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस एतबार से आवाम को रिलीफ देने के हवाले से हुकूमत की तरफ से वो इक़दाम देखने को नहीं मिले जो कि उनको करने चाहिए थे। आसमा साहब, बजट की मंजूरी के बाद से टैक्सेस, महंगाई, फिर खास तौर पर बिजली के रेट्स पर कई शहरों में लोड शेडिंग पे भी मुजाहरे हुए हैं। लोग कम तादाद में निकले, लेकिन निकले। ये सब ऑर्गेनिक है। तो क्या तहरीक इंसाफ JUI ग्रैंड हुकूमत मुखालिफ मुहिम के जो ख्वाब देख रहे थे, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट साबित हो सकता है? देखिए, एक अलमिया ये है कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को अगर रोका होता, फाइनेंस बिल के अंदर इस्लाहात दी होती, कुछ उन्होंने अपनी तरफ से जो चीज़ें हो सकती थी वो की होती, पॉइंट आउट की होती, अपनी तजावीज़ दी होती, तो मेरा ख्याल है कि कुछ सूरत हाल बेहतर होती। मगर आपने देखा कि अपोजिशन की जमातों की जानिब से कंस्ट्रक्टिव किस्म की इसके ऊपर बहस नहीं हुई है। कंस्ट्रक्टिव किस्म की इसके ऊपर जो तजावीज़ आनी चाहिए थी वो नहीं आई है। इसी तरह से बाहर लोगों को एक हुजूम है जो कि क़यादत के बग़ैर, ये सियासी जमातों के बग़ैर जो है वो बाहर आने को तैयार है, क्योंकि उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। तो अब जबकि आपके पास सियासी जमातें भी वेंटिलेशन के लिए मौजूद नहीं है और आवाम के अंदर भी गम और गुस्सा बढ़ रहा है, तो ये जब अगस्त या जुलाई का एंड होगा या अगस्त का स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा? क्या जब लोगों को पहली बार बिल मौसूल होंगे, जब लोगों को जो है वो उनकी महंगाई में भी इजाफा होगा, GST के टैक्सेस के बाद जो इजाफा हुआ है उसके बाद, तो फिर मुझे बताइए कि फिर आवाम किधर जाएंगे? ऐसे में कौन सी सियासी जमात होगी जो कि उनकी वेंटिलेशन के लिए हो? तो इस बात का खदशा बहरहाल मौजूद है कि एक लावा है जो कि आवाम के अंदर पल रहा है, और अगर वो लावा जो पक रहा है, अगर उसको एक वेंटिलेशन ना मिली और उसको एक राह ना मिली, तो फिर ये चीज़ें जो है ये कंट्रोल से बाहर भी हो सकती हैं। और सियासी जमातों को इस मामले पे सोचना होगा। हकीकी अपोजिशन इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को नज़र नहीं आ रही है कि जिसकी जो उनकी आवाज़ बन सके। पार्लियामेंट के अंदर अगर ये आवाज़ें उभरे तो ये बाहर नहीं आ सकती, ये गली मोहल्ले कूचे में एहतजाज नहीं होता। पार्लियामेंट के अंदर लोग जो है वो बात करते हैं, नुमाइंदा जमातें उसके ऊपर बात करती हैं, एहतजाज करती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र नहीं आ रहा, और ये खदशा है इस बात का कि
कि पाकिस्तान के जो बेबस अवाम हैं या जिनके जो हालात हैं पहले से ज़्यादा अब ख़राब होते चले जा रहे हैं, जिस तरह से उनके ऊपर टैक्स का बोझ लाद दिया गया है, वो किस तरह से गुजारा करेंगे। तो ये खुदा न खास्ता ये आतिशफिशा कहीं फट ना जाए। ये सुन के भी बड़ा ही अजीब लगता है, पाकिस्तान के बेबस अवाम, मतलब बेबस अवाम बाय चॉइस, वरना ये वो चीज़ें हैं जिस पे तहरीकें होनी चाहिए और सड़कों पे निकलना चाहिए, नॉट जब आपको कोई और लीडर आरे लगाए और कहे जी आगे आगे मेरे लिए लड़ो, अपने लिए लड़ना चाहिए। इन एनी केस आसमा, ऑन अ साइड नोट ये बताएं कि वैसे तहरीक इंसाफ कोई भी हुकूमत मुखालिफ सेंटिमेंट कैश करवाने की पोजीशन में है भी या नहीं, क्योंकि उनकी क़यादत पर पार्टी के अंदर से जो अदम एतमाद का इजहार हो रहा है, ये ज़्यादा संजीदा मामला तो नहीं बन गया? देखिए, तहरीक इंसाफ के पास सपोर्ट है, वोट है, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास क़यादत नहीं है। तहरीक इंसाफ की जो जेल से बाहर क़यादत है वो आपस में दस्तो गिरेबान है, उनकी आपस में तकसीम है, उनके एक फ़िरोई जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या फ़िरोई किस्म की जो झगड़े हैं उनमें वो उलझे हुए हैं। वो उनकी इतनी ज़्यादा वो दूर रस या जिसे कहते हैं दूर अंदेश किस्म की जो सियासत है वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, आवाम की नब्ज़ के ऊपर हाथ रखने के लिए अगर चाहिए तो एक यकसूई के साथ एक जो है वो क़यादत आपको चाहिए होगी, रहनुमाई चाहिए होगी। किसी तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब इस मामले के ऊपर और इस नब्ज़ के ऊपर हाथ रखते हुए आवाम के जज्बात का एक तरह से उसको इजहार कर सकते हैं, या उनके ज़रिए से वो इसको कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो एक गुस्सा है वो आवाम का, उसको वो मोल्ड करें और अपनी जमात की तरफ लेके आए। ये एक हकीकी अपोजिशन जो है वो इस वक्त वही बनेगी जो कि आवाम की जज्बात को, एहतजाज की बात नहीं कर रहे, लेकिन उनकी जो बात है वो ऐवानों तक पहुँचाना, उसके ऊपर दबाव बढ़ाना, उसके ऊपर बात करना, मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो तहरीक इंसाफ से पे तो मुझे सरेदस्त नज़र नहीं आता कि वो इस जो अवामी जज्बात हैं या जो अवाम का गम है, गुस्सा है, उसको वो किसी तरफ जो है वो लेके जा पाएंगे। अलबत्ता इस वक्त एक हकीकी अपोजिशन जमात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, और हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान उसको पूरा कर सकें, या कोई और नई जमात जैसे हम सुन रहे हैं कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो उनकी तर्जुमानी कर सकें। तो ये एक बहरहाल एक गैप है जो कि बढ़ता चला जा रहा है। सियासी जमातों को और अपोजिशन की सियासी जमातों को इस गैप को कम करना होगा, और आवाम की नुमाइंदगी के तौर पे जो है वो ज़रूर उनके हुकूक के लिए बात करनी पड़ेगी। शुक्रिया आपका आसमा शिराज़। It makes you wonder about this whole exercise of voting and elections कि जब एंड में आवाम की आवाज़ ही नहीं सुनी जानी तो ये क्या होता है? ये तो वैसे इंतहा हो गई, ये जो हालात अब बन रहे हैं, लिमिट जो है ना वो क्रॉस हो चुकी है कि आओ और ट्राई करें, आओ और आवाम को देखें ये कितने और पिस सकते हैं, और वो पिसे हुए हैं, उन्होंने और क्या करना, और रख दो ऊपर। नहीं, फिर एक पॉइंट आता है जब फिर पीपल से कि इट इज़ इनफ। और रियली वेयर इज द पॉइंट? Where is the point? What else is everybody waiting for? अच्छा जी, हमने कुछ दिन पहले वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी साहबा जब हमारे शो पर लाइव थी तो उनसे भी ये मुद्दा उठाया था, और उन्होंने कहा था कि इस मामले को पंजाब गवर्नमेंट देखेगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक शख्स लोगों को पैगाम दे रहा है कि अपनी बच्चियों को स्कूल से दूर रखें क्योंकि बच्चियाँ स्कूल में डांस करती हैं। यही नहीं बल्कि इस शख्स ने बच्चियों की तालीम दिलाने वाले वालिदैन को भी नहीं बख्शा। गालम गलोच का इस्तेमाल भी है, नाज़ेबा अल्फाज भी हैं, बेहुदा ज़ुबान भी है, और सिर्फ एक कंटेंट नहीं है, इसके अलावा भी सारे बहुत सारे। अच्छा, हम जानबूझ के आपको नहीं दिखा रहे बिकॉज हम मजीद नहीं चाहते कि वो शख्स जो है वो चीज़ें जो हैं वो प्रमोट हो। वी डोंट वांट दैट टू हैपन। लेकिन यकीनन आपने देखा ज़रूर होगा, एक और साहब हैं जो खुद को दानिश्वर कहते हैं, वो चंद दिन पहले एक टीवी चैनल पर, उस पर भी बाय द वे मुझे एतराज़ है, स्कॉलर कहते हैं, दानिश्वर तो कहते हैं, तो उन्होंने जी एक टीवी चैनल पर कहा कि 95% पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो जाहिल हैं। तो उन्होंने 95% सारी पाकिस्तानी ख़वातीन को जाहिल करार दे दिया। इंसानी हकूक़ कमीशन ने सोशल मीडिया पर औरत दुश्मन वीडियोस की तशहीर और मवाद पर तशवीश का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि हुकूमत औरतों के हकूक़ पर मजबूती से आवाज़ उठाए। खुला वीडियोस बनाए हैं जो सारे मुल्क में सुना रहे हैं, ये ना सिर्फ हमारे आइन के ख़िलाफ़ है बल्कि इंसानियत के ख़िलाफ़ है, और इनको ये किसने हक़ दिया है कि इस तरह की बातें करें। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे लगता ये है
कि माशरा जो है वो ज़्यादा ही रुजत पसंदी की तरफ जा रहा है। मतलब जो हम देख रहे हैं और बहुत से वाक़यात हो रहे हैं, जो ये मॉब्स जमा होकर और जनाब लोगों को यूं ही मार डालते हैं कि उन्हें तौहीन रिसालत की है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी हुकूमत जो है ना, अफसोस है कि हम हुकूमतें, बल्कि यही हुकूमत नहीं, हुकूमतें इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती। जिस तरह उन्हें मजबूती से और यकीन से उठानी चाहिए वो नहीं उठाती, और उसी का नतीजा है कि इन लोगों की आवाज़ जो है ये बात दफ़ा लगता है कि ये ज़्यादा आगे आ रही है, और जो मतलब इंसानियत के में यकीन रखने वाले लोग हैं उनकी आवाज़ जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस किस्म की चीज़ों की मजम्मत करें। चेयरपर्सन कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वा नीलोफर बख्तियार ने भी बच्चियों की तालीम मुखालिफ वीडियोस की मजम्मत की है। उन्होंने मुतालबा किया कि ख़वातीन मुखालिफ मवाद फैलाने वालों पर पाबंदी आयद की जाए। PTA ऐसा मवाद फौरी तौर पर सोशल मीडिया से हटाए। और ट्रेजेडी ये है कि इसके नीचे आप इस मवाद के नीचे कमेंट्स देखिए तो उसमें आपको ऐसे लोग मिलेंगे और कसीर तादाद में मिलेंगे जो इस किस्म के मवाद को, ऐसी सोच को सपोर्ट करते हैं। और इट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट। इंसानी हकूक़ कमीशन की चेयरपर्सन मुनीज़ जहांगीर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुनीज़, क्या हाल है आपका? अब मुनीज़, हमें पता है कि तौहीन मज़हब से मुतालिक पाकिस्तान में बड़े सख्त कवानीन हैं और ऐसा कोई मवाद सोशल मीडिया पर टिकने नहीं दिया जा सकता, लेकिन मज़हब का नाम इस्तेमाल करती इन वीडियोज़ और गानों पर कानून क्या है, ये आप पहले तो हमें बता दें। उससे पहले वी रिजर्व आर कॉमेंट्स। तो क्या इस सब की इजाज़त है? देखिए, ये जो कवानीन हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिनको हम कहते हैं इंसाइटमेंट टू हेट, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, और इस तरह के कवानीन इसलिए बने थे, बल्कि मुझे याद है जब पीका का कानून बना था तो तब यही कहा जाता था कि ये ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए बना है। उसके बाद हमने देखा कि सहाफ़ियों को और सियासतदानों के ऊपर सेडिशन के कानून उसी कानून के तहत लगाए गए। तो ये जो कवानीन बने थे ये इसी आड़ में, इसी जस्टिफिकेशन से बने थे कि ये ख़वातीन को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये इन कवानीन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सका, और बेशतर ख़वातीन हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने कंप्लेंट की है। मैं ख़ुद जो है हम आसपा जहांगीर लीगल एड सेल की हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक हूँ, और वहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे ख़वातीन शिकायत लगाती हैं कि जी हमारे साथ हेट स्पीच की गई या हमारी ऑनलाइन ट्रोलिंग की गई, और आप यकीन करें कि उन केसेस के अंदर पेशरफ्त बहुत ही सुस्त रवि का शिकार रहती है। और जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं जैसे कि गारिदा फारूकी का केस, वहाँ पे भी कैफरे के दार तक मुल्ज़मान को नहीं पहुँचाया गया। अच्छा, अब मुनीज़ साहिबा, ऐसे वीडियोज़ हों, गाने हों, या फिर टीवी पे बैठ के कुछ लोगों का जो अपने आप को दानिश्वर कहते हैं, स्कॉलर कहते हैं, औरतों को जाहिल करार देना, हम सब इसकी मजम्मत तो करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि आवाम में ही ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इन बातों को सपोर्ट करते हैं, नज़रियात फैलाने वालों को फॉलो करते हैं। बहुत बड़ी तादाद है। सो बतौर सोसाइटी ये कितना ख़तरनाक ट्रेंड है? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अवाम के अंदर ऐसे लोग हैं जो तंग नज़र हैं, जो इंतहा पसंदी में यकीन करते हैं, तभी तो यहाँ पे गैरत के नाम पर कत्ल भी होता है। यहाँ पे जिरगे के जिस किस्म के ऑर्डर्स सुनाए जाते हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान में ज़रूर होते हैं। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब रियासत अपनी बात साफ करके अवाम के सामने रखते तो फिर एक जो लेजिटिमाइजेशन ऑफ वायलेंस जो है, जो अवाम की तरफ से आ रहा है, वो नलिफाई हो जाता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप अफ़गान तालिबान की तरफ देखें, जब से तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर आए हैं तो उसका बराह रास्त असर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पड़ा है। वहाँ पे गर्ल्स स्कूल्स को, लड़कियों के स्कूल को जलाया गया है। वहाँ पे लड़कियों के जो स्कूल जाती हुई लड़कियाँ हैं उनको निशाना बनाया गया है, और वहाँ पे पैम्फलेट्स भी छापे गए हैं कि जो ख़वातीन हैं उनको बाज़ार में नहीं आना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि इंतहा पसंदी, तंग नज़री जो होती है वो बॉर्डर्स के अंदर कन्फाइंड नहीं होती है, वो बॉर्डर्स के बाहर भी आ जाती है, चूँकि एक सोच जो है वो एक अवाम से दूसरी अवाम तक मुंतकिल होना बहुत आसान होता है, चूँकि इस बॉर्डर को तालिबान तो कम अज़ कम रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं। इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि ना सिर्फ हमारा जो हुकूमत है वो
प्रो विमेन पॉलिसीज़ अपनाए और उनके नफाज को अच्छी तरीके से देखे, उनकी अच्छी तरीके से नफाज करे, बल्कि दूसरी तरफ जो अफ़गान तालिबान है उनको कंडेम करे जिस किस्म की उन्होंने फरसूदा और जिस तरह से उन्होंने ख़वातीन को, ख़ास तौर पे अफ़गान ख़वातीन को अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क, इस सब से डिनाई किया हुआ है। इधर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे अभी तक आप ये फ़ैसला ही नहीं कर पाए कि एक लड़की जो है उसकी शादी की एज क्या होती है। सिंध में 18 है और बाकी सूबों में 16 है। तो आपने और जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस आपने जिनके ऊपर दस्तखत किए हुए हैं वहाँ आपने रिकग्नाइज़ किया है कि एक बच्चा जो होता है उसकी एज जो है वो 18 साल तक होती है। आपने रिकग्नाइज इस बात को किया है। तो ना कि सिर्फ आप खिलाफ वर्जी करें इंटरनेशनल कन्वेंशंस की, मगर अंदर से भी आप कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर क्या एक लड़की की, एक बच्ची की एज क्या होती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं मुनीज़े। और ये जो इंटरनेशनली हमने ऑब्वियसली इसी बात को रिकग्नाइज़ किया है कि 18 साल तक बच्चा बच्चा ही होता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये तजाद जो है, ये डिवाइड जो है ऑफ हाउ वी मेक आर पॉलिसीज़ इन फेवर ऑफ वेमेन, लेकिन उनका नफाज जिस तरह आप कह रही हैं वो हमें आई वॉश ही, अ लॉट ऑफ द टाइम्स हमें आई वॉश ही लगता है कि कोई सीरियसनेस उस तरह नज़र नहीं आती। उन लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए ख़वातीन को बड़ा सीरियसली, बड़े अच्छे दिमाग यूज़ करके बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद होता क्या है हमने देख लिया ओवर द ईयर्स। आप ये बताएं कि ऐसी शिद्दत पसंदी ही है जिसने हमें मलाला पर हमला दिखाया, जड़ावाला, सरगोदा, सवाद जैसे वाक़यात जो हैं वो भी दिखाए। तो इसे ख़त्म तो ऑब्वियसली करना ही है और ख़त्म भी जड़ से करना होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या आप आइडियाज़ जो हैं वो क्या एडवाइस करेंगी? हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत को चाहिए कि जिन इंतहा पसंद ग्रोहों को उन्होंने सियासत में जगह दी है, और हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करना चाहा मगर उनके ऊपर एतराज़ात आए, मगर एक ऐसी सियासी जमात है जिसको रातों रात रजिस्टर किया गया और एक दुबई बेस बिजनेसमैन यानी कि जो पाकिस्तान में रहते भी नहीं हैं उन्होंने उसको रजिस्टर किया। और जब उस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये पूछा फैज़ाबाद केस में कि इस जमात को किसने रजिस्टर किया, तो कोई जवाब नहीं आया। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो इंतहा पसंद जमातें हैं, जो रिजेक्ट करती हैं पाकिस्तान के आइन को, जो रिजेक्ट करती हैं कि ख़वातीन का वजूद है, उनको सियासत में जगह नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इतने बड़े बड़े अहकामात जारी हो जाते हैं, उन पे अमल हो जाता है, और जब उसकी पकड़ होती है कि ये कहाँ से पीछे से ऑर्डर आया था, तो सारे सुमुन बुकमुन हो जाते हैं जी, किसी को पता ही नहीं है। मतलब व्हाट इज दिस, अ बनाना रिपब्लिक? देयर इज नो ट्रेल ऑफ हाउ थिंग्स। It's sad, Abdullah. It is we could tragic. sit here and laugh about it, but ये ख़वातीन से ये बिल्कुल उससे हट के बात है। That stage of sitting here and laughing about it, because अब हंसी नहीं आती, वो रोना आता है। रोना ही आता है ना। कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं मुल्क में और उसके पीछे पकड़ करो जी, ऑर्डर कहाँ से जारी हुए थे, तो सारे खामोश बैठे हुए छुपे। अगर तो ये ऑर्डर जारी होते हैं तो हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर डिसीजन कि आप सामने आए और बताएं कि किस तरह हुआ। जिस तरह ये एक जमात की रजिस्ट्रेशन की बात कर रही है, ये किस तरह हो गया, किसने इजाजत दी? सामने क्यों नहीं आते? इजाजत देने तक तो सामने चीजें ठीक है, तो लेकिन उसके बाद ओन नहीं करना। यस, बट देन स्टैंड अप फॉर इट, ओन इट। अच्छा जी, अभी एक और मसला हम आपसे डिस्कस करेंगे। पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में अचानक भाई इजाफा हुआ है और आवाम सर्टनली परेशान है। पंजाब में आटे का 10 किलो थैला सरकारी रेट इसका 750 रुपये मुकर्रर है। बाज़ार में थैला 100 से 150 रुपये इजाफे के साथ फ़रोख्त किया जा रहा है। उधर पेशावर में 1 किलो आटे की कीमत में 1 किलो में 20 रुपये का इजाफा हुआ है और 20 किलो फाइन आटे के थैले की कीमत में 1800 रुपये से बोरी बढ़कर अब 2200 रुपये हो गई है। और हैरानी की बात यह है कि ताजर हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि गंदम बरामद करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इस वक्त मुल्क में 3 करोड़ टन से ज़ायद गंदम, इजाफी गंदम मौजूद है। पिछले माह हमने देखा है कि पंजाब हुकूमत ने कहकर काश्तकारों से गंदम खरीदने से इनकार भी किया था कि उनके पास पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा गंदम मौजूद है। अब समझ में नहीं आ रहा कि आटे की कीमत बढ़ने की
वजह क्या है? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी आटे की कीमतों में इजाफे की इत्तलात का नोटिस देते हुए मुतल्लिका हुकाम को कीमतें कंट्रोल करने की हिदायत की है। आपको ये भी बता दें कि महकमा खुराक के हुकाम ने कल से सूबे में चेकिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया है। सो लेट्स सी ये बात कहाँ तक जाती है। इन एनी केस अपडेट लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ माहम कुरैशी हमारे साथ हैं। माहम ये बताइए कि आटे की कीमत में अचानक इजाफे की जो खबर आई है और इस पर हम बात भी कर रहे हैं, तो वजह क्या बनी है और डीलर्स क्या बता रहे हैं? डीलर्स का क्या कहना है इस हवाले से? पेशावर समेत सूबे भर में आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 4 दिन के दौरान आटे की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा हुआ है। अगर बात करें मिक्स आटे के 20 किलो थैले की तो उसकी कीमत 1600 रुपये से बढ़कर 2000 तक पहुंच चुकी है, जबकि फ़ाइन आटे की 20 किलो थैले की कीमत 2200 रुपये तक जो है वो तजावज़ कर चुकी है। इस हवाले से महकमा खुराक हुक्काम ने बताया है कि आटे की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह ये नज़र आती है कि आटा जो है, गंदम जो है वो मार्केट में वाफिर मिकदार में आ गई थी और उससे रेट्स काफ़ी हद तक गिर चुके थे। जबकि दूसरी जानिब आटा डीलर्स का ये कहना है कि आटे के हवाले से सूबे का ज़्यादा इन्हिसार पंजाब पर है, जबकि पंजाब के जो डीलर्स हैं उन्होंने वाफिर मिकदार में गंदम जो है वो ज़ख़ीरा कर ली थी, जिसके असरात कीमतों पर पड़े हैं और आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये कहना है कि सूबे के पास जो है वाफिर मिकदार में गंदम ज़ख़ीरा की हुई है। अगर इसी तरह कीमतों में इजाफा होता रहा तो मिल मालिकान को जो है वो गंदम फराहम की जाएगी। अच्छा, अब ये काम तो है इंतजामिया का, सूबाई हुकूमत का, तो वो कुछ कर रहे हैं इस ज़मीन में? आटे की कीमतों में इजाफे के हवाले से हमारी बात हुई है डिप्टी कमिश्नर पेशावर से, तो उनका ये कहना है कि वो इस इशू को जो है काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और इस हवाले से आज महकमा खुराक, नान बाई एसोसिएशन और जो आटा डीलर्स हैं उनकी एक मुश्तरका मीटिंग भी रखी गई है, जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि किन वजूहात की बिना पर जो है आटे की कीमतों में इतना इजाफा हुआ है और उसको किस तरह कम किया जा सकता है। जबकि दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग जो है मनमाने रेट्स पर आटा फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। शुक्रिया आपका माहम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस और आपने हमें अपडेट किया। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। अब जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, अब किसी जुर्म की सज़ा में जेल जाना या जेल में ट्रायल का इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल और सब्र आजमा वक्त हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन दस्तयाब हो तो कैदी इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? आपको बताएं कि सेंट्रल जेल कराची में कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं। यहाँ कैदियों के लिए चाइनीज़ समेत मुख्तलिफ ज़बानों के कोर्सेज कराए जा रहे हैं। IT और टेक्निकल तालीम भी दी जा रही है और ये तालीम पाने वाले 248 सज़ा याफ्ता कैदी या अंडर ट्रायल कैदी कोर्सेज मुकम्मल भी कर चुके हैं। हाउ कूल इज दैट? देखिए, कोर्सेज ऑफर करना एक चीज़ होती है, लेकिन उसका फ़ायदा उठाना। और इन्हीं कैदियों के लिए गुज़श्ता हफ्ते ग्रेजुएशन सेरेमनी भी रखी गई और आप देखिए, मतलब इट इज़ अ प्रॉपर ग्रेजुएशन सेरेमनी। उन्होंने पूरे अपने वो गाउन्स पहने हुए हैं, उन्होंने वो ग्रेजुएटिंग कैप्स पहनी हुई हैं। एक सेंस ऑफ प्राइड तो यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है और कैदी इस तालीम से किस तरह से फ़ायदा उठाने का इरादा रखते हैं, ये बात करेंगे जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल करीम अब्बासी और एक कैदी नुमान अब्दुस्सलाम, दोनों हमारे साथ होंगे। सो हम अभी किससे बात कर रहे हैं? वेलकम करते हैं पहले तो, और हम तो नुमान अब्दुस्सलाम से पहले बात इसलिए करेंगे बिकॉज दिस इज़ क्वाइट एन अचीवमेंट। नुमान, मुबारक को सबसे पहले बताएं कि आपने कौन से कोर्स किया और किस चीज़ में ग्रेजुएट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया। मैंने जेल में चाइनीज़ कोर्स और CIT कोर्स और ग्राफिक्स कोर्स कंप्लीट किए और मैंने तीनों में अल्लाह का शुक्र है पोजीशन हासिल की है। और चाइनीज़ में इस वक्त मैं अल्लाह का शुक्र है बात भी कर सकता हूँ, किसी चाइनीज़ से जगह का बारे में, अपने बारे में बता सकता हूँ, महीने के बारे में, काउंटिंग, दिनों के बारे में। और CIT में मैं सिर्फ CIT में सारे मैंने कोर्स सारे एप्लीकेशन में काम किए, जैसे वर्ड में मैंने काम किए, एक्सेल में मैंने काम किए, फ्लैश में, पावर पॉइंट में, इन सब सारे सॉफ्टवेयर में मैंने बहुत सारे वर्क किए मैंने। और अल्लाह का शुक्र है, ये मैं सबसे पहले हमारे जेल DIG साहब, सेठ साहब जो ये थॉट लेके आए हैं, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, जो ये सोच लेके आए हैं कैदियों को ये एजुकेशन देनी चाहिए।
उसके बाद में जेल सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी अमाज सर, सेहत एहसान साहब, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्तन फवक्तन हमारे पास आते हैं, विजिट करते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। जबरदस्त जी। अब्दुल करीम अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपसे मजीद भी बात करेंगे। नोमान भाई साहब बताइएगा कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि पहले ही हो जाना चाहिए था लेकिन अब हुआ है तो हम ज़रूर उसे इनकरेज करेंगे कि कहाँ से इनिशिएट हुआ और क्या क्या कोर्सेज हैं जो आप कैदियों को ऑफर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जी आपने हमें इस कीमती टाइम में कवरेज के लिए यहाँ पे हमें मदऊ किया हुआ है। ये इस तरह का है कि जी हमने यहाँ पे देखा कि जो भी हमारे पास इनमेट्स आते हैं, क्यों ना उनकी लाइफ चेंज करने के बारे में कुछ सोचा जाए। तो इस हवाले से यहाँ पे हमने कुछ जो है वो कोर्सेज शुरू करवाए, जिसमें है इंग्लिश है, अरबिक है, चाइनीज है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज करवाए जिसमें CIT है, ग्राफिक्स है और बाकी जो सारे कोर्सेज हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे स्टेवेटा जो सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, उनके साथ ताउन करके, उनके साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पे हमने अपने इनमेट्स को जो है वो सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ तक ये किया हुआ है कि ये जो इनमेट्स यहाँ पे चाइनीज सीख के सिंध टेक्निकल बोर्ड का सर्टिफिकेट लेके जब रिलीज हुए हैं तो आज की तारीख में बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह करीम वो CPEC में जॉब्स भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नुमान साहब ये भी साथ साथ बताइएगा कि ये ऑफर किया जाता है इनमेट्स को, कौन से स्पेसिफिकली इनमेट्स की जिनकी मुद्दत कम होती है जेल में, वो निकलने वाले होते हैं, मतलब ये कोई चीज़ देखी जाती है जो क्राइटेरिया क्या है? हाँ मतलब क्या कुछ क्राइटेरिया तो होगा, क्योंकि कोई कोर्स करे तो उसको उम्मीद भी होगी ना कि मैं निकलूंगा तो कुछ काम कर सकूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपका सवाल भी तो बिल्कुल अच्छा है। ऐसा ही है, हमारी सोच बिल्कुल बदल गई है जब से ये तालीम के सिलसिला शुरू हुआ है। हम चाहते हैं जब तक अल्लाह को मंजूर होगा हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। काम तो बाहर से हो रहा है, घर वाले कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम यहाँ जेल में हैं हम यहाँ भरपूर फायदा उठा सकते हैं। कोर्सेज के हवाले से ग्राफिक्स के ये कोर्स, ये मामूली कोर्स नहीं है, ये हम यहाँ कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र, आप इस बात से अंदाजा लगा ले, ये जो हमें सिखा रहे हैं ये सिखाने वाले भी कैदी है। इसका मतलब ये है बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं कैदी, और भरपूर हम यहाँ हर सॉफ्टवेयर ऐसे तरीके से सिखाया जा रहा है और हमें अजबर याद है। चूंकि हमें यहाँ काम नहीं है, हमें सिर्फ खाना हमें टाइम पे मिलता है और हमें जो टाइम मिलता है सीखने सिखाने का, हम बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। आपको पहले जब आप जेल में नहीं थे मैंने कोर्स किए हैं और ग्राफिक्स में रिसेंटली मैंने कुछ डिजाइन किया है जेल के हवाले से, प्रेजेंट भी किया है मैंने जेल को। जी नुमान, पूछना आपसे ये है कि क्या आपको जब आप जेल में नहीं थे, आजाद थे, तो क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी? कोई भी लोगोस मैंने बहुत सारे बनाए हुए, इसके लिए मैं सारे टीचर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहनत करते हैं, वो भी कैदी है, तो हमें टीचिंग जाहिर है कुछ सिग्नल्स का भी इशू है बिकॉज जेल में हैं, तो हम पूछना चाहते हैं नुमान, आप हुमा और हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये तो जब आप जेल में नहीं थे तो क्या आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ थी, और अब जब ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो आपने तो चले फ़ायदा उठाया। एक ट्रेंड है, एक रुझान है, और भी कैदी आप जैसे लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं, क्योंकि एक ये तासुर भी है ना कि भाई अगर कोई स्ट्रीट क्रिमिनल जेल में चला जाए तो वो उल्टा अपना नेटवर्क मजबूत करके बाहर आता है। लेकिन आज नुमान से बात करके और ये सारी कहानी सुन के हमें पता चल रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, जेल के अंदर अगर आप करना चाहें। जी नुमान, बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र ऐसा ही है। चूँकि अभी सेरेमनी जो रखा गया था इसके बाद बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो पॉजिटिव एडमिशन लेना चाह रहे थे, बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो गए थे, तो हम चाह रहे थे कि इसको एक पीरियड आगे पीछे करूं, जो 11 से 12, क्योंकि 1 घंटे का पीरियड होता है। जो ज्यादा सीखना चाहते हैं दूसरे लैंग्वेज इंग्लिश में भी लेना चाहते थे, इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश कर सकते हैं। चाइनीज का भी 1 घंटा पीरियड होता है। अच्छा करीम साहब, अब आपसे ज़रूर हम पूछेंगे
कि अब क्या आप इसको एक्सपैंड करने का इरादा रखते हैं? कुछ और कोर्सेज क्या जो इस वक्त लोग देख रहे हैं वो अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें, हो सकता है कोई तालीमी इदारा अपने तय कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे? करीम साहब ये भी बताइएगा कि जब फिर ये निकल जाते हैं जेल से, रिहा हो गए और इनके पास ये कोर्सेज है, क्या आप इन लोगों की मदद भी करते हैं? कोई ऐसा है कोई डिवीजन जो कि इनकी नौकरियां लगे, कुछ जैसे आम ज़बान में कहते हैं प्लेसमेंट जो यूनिवर्सिटियों में होती है, तो आप जेल से निकल के प्लेसमेंट कराते हैं इनकी? हमने एनएडी यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन किया हुआ है, हमने अल खिदमत फाउंडेशन से कोलैबोरेशन किया हुआ है कि जैसे ही बच्चे यहाँ से रिलीज होकर निकलते हैं उनके फलाह व बहबूद के लिए अगर इनको कोई कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उनकी सपोर्ट करते हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ अल खिदमत एनएडी यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा है कि जी हम आपके लिए शाना बशाना आपके साथ हैं। और इनके साथ साथ देखें जो 4 इनमेट्स फर्स्ट पोजीशन जिन्होंने ली हुई है उनको हमने कैश अवार्ड भी दिया है। हमारा लोगो ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इनमेट यहाँ से रिलीज हो वो मुल्क पाकिस्तान अपने फैमिलीज के लिए कुछ बेहतरी के इकदाम उठा सके और अपने फैमिली को पॉजिटिवली सपोर्ट कर सके। अच्छा, अब एक सवाल आपसे पूछते हैं करीम साहब, हमने फिल्मों में देखा है कि जब कोई कैदी अच्छे बर्ताव का मुजाहिरा करता है तो उसकी कैद में कुछ कमी कर दी जाती ऐसा भी है कुछ? सो यहाँ पे जो कैदी जो इंसेंटिव जो इनमेट अच्छा पढ़ेगा, ज़रा अपना रुझान इन्हीं मामलात की तरफ रखेगा, दीगर एक्टिविटीज़ में नहीं मुलव्वस होगा, क्या उसको कोई इंसेंटिव इस तरह का भी मिलेगा? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया। ये हमने जो कॉन्वोकेशन किया था इसमें मैंने 1 मंथ रिमिशन का ऐलान किया है कि भाई जो कैदी इस तरफ इस ट्रेंड पे आएंगे, जो कैदी इस स्किल प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे उनको हम 1 मंथ की उनका कंडक्ट देके रूल्स रेगुलेशन को मद्देनजर देखते हुए उनको हमने 1 मंथ की रिमिशन दी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, फाइनली नुमान ये भी आप बता दें कि कितनी आपकी सज़ा अब रह गई है, कब आप रिहा होंगे, और जब आप रिहा हो जाएंगे तो ये जो आपने इतना कुछ सीखा है और बीच में लैंग्वेज भी चाइनीज सीख ली है, तो कोई नौकरी वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, ढूंढ लिया है, या जेलर साहब आपकी मदद कर रहे हैं इस चीज़ में? आई होप करें, इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी नौकरी में करूंगा। मेरी सोच भी है ये मैडम, मैं अंडर ट्रायल हूँ, मैं हो सकता है मैं चले जाऊँ बहुत जल्द इंशाल्लाह। मैं जो कुछ मैंने सीखा है यहाँ बहुत ज्यादा मेरा मुझे फायदा हुआ है, ग्राफिक्स के हवाले से, सीआईटी के हवाले से, चाइनीज लैंग्वेज के हवाले से। दुनिया को पता है पाक चीन की जो दोस्ती है, इसके हवाले से भी मैंने जो लैंग्वेज सीखी है मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे, चाइनीज से। चलिए लवली जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल करीम अब्बासी साहब, नुमान अब्दुल सलाम, जेल सुपरिटेंडेंट अब्बासी साहब, और आप और आपकी टीम और अल खिदमत और यूनिवर्सिटी, तो बिल्कुल जो लोग भी इसमें ताउन कर रहे हैं। अभी तो एनईडी और अल खिदमत का ही बताया अब्बासी साहब ने, लेकिन और भी बहुत से इदारे, आई एम श्योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जुवेनाइल जो इनमेट्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनके लिए, जो बच्चे होते हैं, जो यंग होते हैं लोग, और उनकी तरबियत के लिए, उनकी तालीम के लिए बहुत ही बात करते हैं, दे कम आउट हार्डेंड क्रिमिनल्स, और ये वो सब कुछ भी होता होगा, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर्स जो शायद अगर कोई गलती भी हुई हो तो वो भी सुधारने की कोशिश करें। तो एवरीबॉडी नीड्स टू बी गिवन अनदर चांस, एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी, और खासतौर पे अपने आप को अगर रिफॉर्म कर रहे हैं व्हाइल दे आर इनसाइड द जेल, कि हमसे वक्त ज़ाया ना हो और जब हम बाहर निकलें तो हम कोई कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी में अच्छी तरीके से, तो डेफिनेटली उनकी मदद करनी चाहिए। खबर ये है कि मुल्क भर में गर्मी जोरों पर है। ये खबर दे रही है, फुल स्टॉप, बस यही खबर है, इसके बाद हमने बात ही नहीं करनी। पंजाब में मानसून बारिशों का कल से आगाज हो गया है, ये खबर है। असल में लाहौर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश हुई है, लेकिन बारिश के बाद शहर में शदीद, ऑब्वियसली नेचुरल है, हमेशा होता है, अभी भी हब्स होगा। हब्स ही का है, मैं कहूँगा ही हब्स। पीटीएमए ने जुलाई के पहले हफ्ते में 15 से 50 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई की है। लाहौर में बारिश के बाद वज़ीर आला पंजाब ने जुलाई का पहला हफ्ता, हाँ, शहर का दौरा किया है, एज एन अभी बस शुरू ही हुआ है ना जुलाई का पहला हफ्ता। सो नकासियाब और सफाई सुथराई का जायजा लिया गया, वासा मुलाजमीन से मुलाकात की, बेहतरीन काम करने पर शाबाशी दी। कराची में कल भी शदीद गर्मी रही, हीट स्ट्रोक से मजीद 4 अफराद का इंतकाल हुआ। कराची में अब तक हीट स्ट्रोक से हलाकतों की तादाद 50
हो गई है। शहर में आज से, हर रोज़ ही कहते हैं, हम हर रोज़ ही बताते हैं कि आज से समुद्री हवाएं बहाल हो गई हैं। रवा हफ्ते बारिश का ऑल्दो कोई इम्कान नहीं है, हाँ हवा थोड़ी बेहतर हो गई है। मजमूई तौर पर सिंध भर में आज मौसम गर्म ही रहेगा, अलबत्ता मिट्टी, बदीन, उमरकोट और मीरपुर में मीरपुर खास में कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अब इस पे कोई आप बैठ ना जाइएगा, बिकॉज इस किस्म की फोरकास्ट जो है लाहौर से है उम्मे फरवा और उनीबा ज़मीशा इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कराची। वेयर आर वी स्टार्टिंग फ्रॉम? लाहौर। उम्मे फरवा से बात करते हैं क्योंकि लाहौर में कुछ बारिश वगैरह कुछ तो चेंज हुआ ही होगा ना सीन। तो ये बताइए कि उम्मे फरवा के बेहतर हुआ है या मामला और बिगड़ गया है? क्या लग रहा है मौसम का हाल? नहीं हुमा, यहाँ पे बारिश तो शुरू हो गई है। प्री मून्स बारिशों का सिलसिला तो शुरू हुआ है। एक दिन 20 मिलीमीटर बारिश हुई और उसके बाद गुज़श्ता रोज़ 110 मिलीमीटर बारिश हुई। अमूमन देखने में आता था कि जो प्री मानसून बारिशें होती थी ना, उसके बाद टेम्परेचर तो कम होता था, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत होती थी वो कम होती थी। लेकिन इस दफ़ा की बिल्कुल ही मुनफरिद किस्म की गर्मी है कि हब्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बारिश होने के बाद जो गर्मी की शिद्दत का एहसास है वो 49-50 यहाँ तक जा रहा है। और वो इतना ज़्यादा हब्स है कि आप अगर किसी को सज़ा देनी हो ना, लाहौर की सड़क पे खड़ा कर दें, उसके बाद वो कभी गलती भी नहीं करेगा। यानी इस कदर हब्स है कि यहाँ पर सांस लेना दुश्वार हुआ है। पसीना तो खुश्क नहीं होता और एसी के बगैर आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते। पंखा तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि पंखा चल भी रहा है, यानी इस कदर हब्स हुआ है। और अभी भी अगर मैं लाहौर की मौसम की बात करूँ ना, इस वक्त टेम्परेचर कितना है, तो इस वक्त 35 टेम्परेचर है, जो कि कुछ भी नहीं है। लेकिन जो गर्मी की शिद्दत का एहसास है वो 45 को क्रॉस कर चुका है। इस कदर हब्स है कि यहाँ पर बहुत जो जुलाई का बदतरीन हब्स होता है और इस मरतबा तो शायद आप कह रही हैं और ज़्यादा महसूस हो रहा है। गर्मी भी तो एक और ही लेवल की हुई है। बहुत मशहूर है, पहले से ही मशहूर है, लेकिन वो अगस्त में जाके ज़रा ज़्यादा होता था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई ज़्यादा होता था। अब शुरू में ये सूरत हाल है। लोड शेडिंग की क्या सिचुएशन है? बिजली कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है? लोड शेडिंग बिल्कुल गैर एलानिया है, कोई वक्त नहीं है। जब दिल चाहता है, किसी इलाके में 3-3 घंटे है, किसी इलाके में 4 घंटे है, और जब बिजली जाती है तो पानी भी गायब हो जाता है और पता भी नहीं होता कि बिजली ने कब आना है। और जो ख़ास तौर पे इस मौसम में जबकि शदीद किस्म का हब्स है और गर्मी है, लोग सायेदार जगहों पे या ठंडी जगहों पे रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जब बिजली नहीं आती तो फिर उस पर आप सोच सकते हैं कि आवाम का क्या बुरा हाल है। और जब घर में पानी भी ना हो तो आवाम क्या करेगी? एब्सोल्युटली। उम्मे फरवा हमारे साथ ही रहे और ज़रा कराची का हाल भी सुन ले। उनीबा हमें बता रही हैं। उनीबा, हवाएं तो चल पड़ी हैं, क्या लग रहा है आपको कि कुछ बेहतरी मौसम में फील कर रही है? वैसे तो हम खुद भी अपना आंखों देखा हाल भी बता रहे हैं। हम पिछले दिनों के मुकाबले में अगर कंपैरिजन करेंगे तो उस दौरान बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40 को क्रॉस कर रहे थे और हमने देखा कि 2015 के बाद पहली बार जून में हुआ कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहे। अब टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो गया और जो फील लाइक हम देख रहे थे कि पिछले दिनों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे तजावुज कर रहा था, वो भी ड्रॉप हो गया। लेकिन इसके बावजूद मौसम गर्म और मरतूब ही है। समुद्री हवाएं जो कराची की लाइफलाइन कहा जाता है, ये इस वक्त चल रही है, ये मौसम को मुतदिल रखती हैं और इसकी वजह से हमने देखा कि कराची में बादलों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन आप ये उम्मीद ना करें कि इन दिनों में मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मानसून के दिनों में आमतौर पर मौसम गर्म और मरतूब ही रहता है। लेकिन इस दफा हम देख रहे हैं कि जो फील लाइक टेम्परेचर है, यानी हीट इंडेक्स है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो फील लाइक टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर रहा है। गो के समुद्री हवाएं चल रही है, उनकी रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा भी हो रहा है। जबकि महकमा मौसमियात ने कल से बुरे अरब और खलीज बंगाल में मानसून हवाओं दाखिल होने का इम्कान जाहिर किया है मुल्क के बलाई इलाकों में, और कहा जा रहा है कि मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में शिद्दत की मानसून बारिशें हो सकती हैं। और 4 से 7 जुलाई के दौरान कहा जा रहा है कि सिंध के मुख्य मकामात पर भी बारिशें हो सकती हैं, जैसे सक्खर में, लाड़काना में और मिट्टी में, थरपारकर में, मीरपुर खास में। कराची की फिलहाल प्रेडिक्शन नहीं की है। अब से कुछ देर पहले महकमा मौसमियात से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप कह सकते हैं कि इस दौरान कराची में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन कितनी शिद्दत की बारिश होगी कि नहीं आइंदा आने वाले दिनों में ये वाज़ेह हो सकेगा। क्योंकि कोई भी मानसून सिस्टम आता है तो कराची जो है उसके बिल्कुल आप कहें कि बिल्कुल एंड पर वाक़ है। मानसून सिस्टम बरसते बरसते जब कराची में आता है ना तो वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। उनीबा, हम लाहौर में बिजली की बंदिश की बात कर रहे थे, आप अपना एक्सपीरियंस जाहिर है मुख्तलिफ मकामात पे कराची में प्रोटेस्ट भी हुआ है, लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, कह रहे हैं जी एलानिया तो 12 घंटे, गैर एलानिया 18 घंटे की लोड शेडिंग पहुँचा दी गई है। क्या सूरत हाल है ओवरऑल शहर में?
अब्दुल्ला, ये रिपोर्ट करते हुए मैं लिटरली बहुत ज़्यादा अफसरदगी से रिपोर्ट करती हूँ कि इन दिनों में जब इतना ज़्यादा हीट इंडेक्स बढ़ जाता है तो हमारे जो इदारे उन्हें आवाम को रिलीफ देना चाहिए, उनको ना कि बिजली सस्ती करके और प्रॉपर बिजली फराहम करनी चाहिए। यहाँ पे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, कुछ इलाकों में 2-2 घंटे के बाद बिजली चली जाती है। मैं अपने घर की बात करूँ, यहाँ तो नहीं जाती, लेकिन मेरे घर में जो मेरे हाउस हेल्प आते हैं वो बताते हैं कि रात में 1-2 बजे तक उनके पास बिजली नहीं होती। यकीन करें, वो जब घर पर आते हैं तो उनकी ये कंडीशन नहीं होती कि वो घर के काम कर सके, क्योंकि रात में जब आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, इस दौरान पंखे के नीचे आपको सुकून नहीं मिलता, उस दौरान पंखा भी आप बंद कर दे तो सोचे कि आवाम का क्या हाल होगा। बहुत बुरा हाल है, पसीना आता है और खुश्क नहीं हो पाता। रात के वक्त में भी कराची कहते हैं कि अब हब्स गर्मी का जजीरा बन चुका है। कराची की जो रातें थी ना, वो कहा जाता था कि खूबसूरत रातें हुआ करती थी, ठंडी हवाएं चला करती थी, लोग छतों पे जाकर सो जाया करते थे। लेकिन इन दिनों हम क्लाइमेट चेंज की वजह से देख रहे हैं कि कराची में जो रात की दर्जा हरारत है वो भी बढ़ना शुरू हो चुके हैं और कराची में रात में भी हब्स की कैफियत बरकरार रहती है। और ऐसा ही है जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं ना हमने। हाँ उनीबा, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। वी आर ऑल लिविंग थ्रू इट। उम्मे फरवा, ये बताइएगा कि ये लाहौर में जब बारिश हुई है उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने भी एक दौरा किया और सीवरेज और नाले उनकी सफाई सुथराई भी देखी, बिकॉज ऑब्वियसली अभी तो ये बिगिनिंग है, अभी तो बारिशें बहुत ज़्यादा होनी है। उस हवाले से बताइए कि वो काम जो है, वो तैयारी जो है वो हो रही है? जी बिल्कुल हुमा, लाहौर में कई सालों से हम देख रहे हैं कि महकमा वासा जो है काफ़ी एक्टिव है और बड़ा अच्छे से काम कर रहा है। ख़ास तौर पे मानसून के अंदर वो काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। गुज़श्ता रोज़ की ही सिर्फ बात कर ली जाए तो 110 मिलीमीटर बारिश हुई। 4 घंटे के बाद लाहौर शहर मुकम्मल तौर पर साफ़ हो चुका था। तो यही वजह है कि यहाँ पर मानसून की तैयारियाँ मुकम्मल तौर पे हैं और जब वज़ीर आला ने विज़िट किया तो उन्हें कहीं पे भी पानी नज़र नहीं आया। और ख़ास तौर पे जो नाले हैं जहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा कचरा भी फेंका होता है और जब बारिश होती है तो नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और सड़कों पे पानी आ जाता है, तो उस हवाले से उनकी डिसल्टिंग की गई है, वहाँ से कचरा निकाला गया है और बाकायदा वहाँ पर पानी का सिस्टम ऐसा कर दिया गया है कि जब भी वो ओवरफ्लो होंगे वो सड़कों पर पानी नहीं आएगा। तो इस वजह से ये सब इक़दाम किए गए हैं ताकि मानसून में लोगों को पानी जो खड़ा हो जाता है और लोगों को परेशानी होती है वो उसका सामना ना कर पाए। इस लाहौर के अंदर आपने गुज़श्ता सालों में ये देखा है कि 350 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और उसके जैसे ही बारिश रुकती है उसके चंद घंटों के बाद लाहौर शहर में पानी कहीं नजर नहीं आता। अच्छा, ये उसकी वजह ये है कि मानसून के ऊपर अच्छी जी बिल्कुल उम्मे फरवा, ये तो हमने देखा भी है, विटनेस भी की है और ओवर द इयर्स हम आप लोगों से बातें भी करते रहते हैं। एक्सेप्ट लक्ष्मी चौक, वो एक और स्टोरी ऑल टुगेदर है। लेकिन उन्हीं भाई ये भी बताएं कि ये तैयारी फॉर बारिश ऑब्वियसली फोरकास्ट है, इधर भी है, हो ही जाएगी कभी ना कभी, उस दिन तो नहीं जाएंगे सफाइयां करने, तो क्या वो मामला जो है नालों का साफ होना, सीवरेज का साफ होना, पानी जो बारिश होगी उसको निकल जाना, उसके लिए क्या कराची में तैयारी पकड़ी हुई है? हम तो यहाँ अर्बन फ्लडिंग कई मरतबा भुगत चुके हैं, वो तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन हर बार उम्मीद ये होती है कि अब सीख लिया होगा कुछ। हमारा हमेशा ही दावे सामने आते हैं। अगर मैं बात करूं कि उन्होंने हाँ नालों की सफाई कर दी तो ये उनका वर्जन होगा जो मैं आप तक पहुंचाऊंगी कि उन्होंने कहा कि हाँ हमने नाले साफ कर दिए। हम तो तब बात करें इसके ऊपर जब ये बारिशें हो जाए। हमने अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया इस मानसून में कोई अच्छी बारिश का। पिछले दिनों में जो बारिशें हुई वो इस तरह इतनी ज्यादा नहीं थी कि बारिश का पानी जमा हो। तो उम्मीद करते हैं कि अभी जब बारिशों की पेशिंगोई की जा रही है उस दौरान जब रिजल्ट हम देखेंगे तो तब हम इस पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, लेकिन उन्हीं बात दावों में क्या कहा गया है ये बता दें कि दावे किए गए हैं कि हमने सफाइयां की हैं। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस दफा भी ये दावे सामने आ रहे हैं कि सफाइयां नालों की गई हैं। पिछले कुछ दिन पहले मैंने शायद कोई बयान भी पढ़ा था मुर्तजा वहाब साहब का। तो साथ ये दावे तो होते रहे हैं, ठीक है, ये भी पता चल गया। क्या आपने कुछ आंखों देखा हाल कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहां आपने विटनेस किया हो कि वाकई कुछ काम हो रहा है? नहीं हुमा, एक्चुअली मैं ये नालों का विजिट नहीं करती क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है कि बीट रिपोर्टर्स होते हैं, सलमान सादत खान है, वो इस पर काम करते हैं। तो मैं ये अपना ओपिनियन नहीं दे सकती कि सफाई हुई कि नहीं, लेकिन हाँ दावे हमारे सामने जरूर आ रहे हैं कि मानसून से पहले सफाई का काम किया जा रहा है, नालों की सफाई हो गई है। बेहतर होगा कि आप सलमान सादत से इस हवाले से जी we'll have him tomorrow on the show और उनसे पूछेंगे कि क्या तैयारी है कराची में इस दफा मानसून से निपटने की। है ना, अभी पहले ही तैयारी कर लें। थैंक यू रीबा और उम्मे फरवा, आई एम सो सॉरी जितनी देर आप खड़ी रही हैं मुझे था एहसास हो रहा कि कराची लाहौर में सड़क पे खड़े होना किसी आजमाइश से कम नहीं है। हाँ, मतलब जुल्म टाइप सीन ही है कि किसी को आप
धूप में खड़ा कर दें, लेकिन ऑफ कोर्स द होल आइडिया इज, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स चाहते हैं कि लिटरली जो उस वक्त माहौल है, मौसम है, वो आपकी तरफ लेके आए, तो लिहाजा दे सफ़र एंड दे डू दिस। सो या आप मशरूबात का इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ये सब कुछ तो आई एम श्योर अब तक पता ही होगा। सो बाहर ना निकलें, ये भी पता चल ही गया होगा। और दरख्त लगाएं प्लीज़, अपने हिस्से के दरख्त लगाएं प्लीज़, नीम के दरख्त लगाएं, गुलमोहर लगाएं, पीपल लगाएं, जो आपके इलाके जहां आप लोग रहते हैं, जो वहां सूट करते हैं, वो वाले दरख्त आप लगाएं। कहीं भी हैं जहां बहुत ज़्यादा दरख्त देख रहे हैं ना, और लगा दें, मतलब इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। सो डू इट। हाँ, घास लगाना इज नो ग्रीनरी। अच्छा, हम इतनी गर्मी की बात कर रहे थे, द ओनली सिल्वर लाइनिंग इस सारी चीज़ में है ना, वो है आम, मैंगोज। अनवर रटोल खाएं आपने? आ गए माशाल्लाह, मतलब क्या ज़बरदस्त है। एंड दैट इज़ लिटरली, ये लो जी, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम, साथ वीडियोस, बिकॉज जब कुछ अच्छा ना जा रहा हो, मौसम शदीद मुश्किल चैलेंजिंग हो, हमारे यहाँ जो फॉरेन डिप्लोमेट्स, ओनली रिलीफ, हमारे यहाँ आपको पता ही है, हमारे यहाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, सब जगह। और जो यहाँ से लोग आते हैं पाकिस्तान में काम के गर्ज से, जैसे फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको तो समझे 3-4 साल के लिए मौका मिल जाता है ना आम खाने का। वो तो ऐसा आम खाते हैं क्योंकि इतना खालिस आम, और उसी मौसम में। पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर हैं जेन मैरियट, और इन्होंने भी आम ट्राई किए और डिफरेंट किस्म के आम ट्राई किए। अनवर रटोल भी मैंने देखा, लंगड़ा भी, चौसा भी। ये देखें, इंटरेस्टिंग है। एक पर्सनल एक खुशी होती है जब कोई बाहर से आए हो लोग और उनको आम पसंद आए, तो हमें लगता है पाकिस्तानियों को जो कि हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन है कि ये हमारे आम है पर्सनली जो इनको अच्छे लग रहे हैं। और जिस तरह ये जेन मैरियट साहिबा जो है, ये अनवर रटोल को नरम कर रही है ना, ये भी हमारा एक आर्ट होता है। लोगों को सिखाना पड़ता है कि कौन से आम को किस तरह खाना है, ये भी बड़ी चीज है। ये क्या है, हम तो सारे आम को एक ही तरीके से खाते हैं। हाँ, मुंह में डाल के खा लेते हैं, लेकिन अनवर रटोल को तो आपको पता है थोड़ा सा नरम करते हैं ना उसका, वो अंदर वाला जो अनवर रटोल का छिलका, मुझे जरा बताइएगा आप, अनवर रटोल का छिलका इतना नाजुक होता है कि वो नरम करने में फट जाते हैं आप। तो दैट्स द फन ऑफ इट, एंड डोंट स्पॉइल आवर फन। नहीं, आप मेरा ख्याल है उसकी फांके ही काट लें, क्योंकि अनवर रटोल इतना छोटा होता है। इतनी से कि फांके क्यों काटें? उसमें आप क्यूब्स तो बिल्कुल नहीं काट सकते। क्यों काटें? आप उसको नरम करें और आप उसको चूसें, जिस तरह के एक देसी पाकिस्तानी खाते हैं उसको। सिंदड़ी को अगर क्यूब्स में काटें आप ना, तो वो बड़ा खूबसूरत बड़े-बड़े चंक्स के भाई ने कोई मुख्तलिफ बात बताई है, जैसे कि पूरा मुल्क सिंदड़ी को क्यूब्स में काट के नहीं खा रहा। नहीं खा रहा, मतलब आप किसी भी तरह खा सकते हैं। खैर, ये जरा खूबसूरत आम आप देखें, आम देखें। अभी हम मतलब हम आमों पे भी, मैं और अब्दुल्ला ना अग्रीमेंट में नहीं रहे कि खाना किस तरह चाहिए, लेकिन खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए दैट इज अप टू यू, लेकिन खाएं जरूर। आजकल बच्चे जो है ना, वो आम खा लें तो उसके बाद से, मेरे बच्चे कम से कम पता नहीं सही तरह हाथ मुंह नहीं धोते हैं, वो जब करीब आते हैं ना, वो चिपचिप हो रहा होता है। आम ऐसा लगता है आम आपके चलता फिरता एक आम आ रहा है। अच्छा, आजकल बाय द वे आम के साथ साथ एक और मौसम है, भी दिन में 3 बदलनी पड़ती हैं फिर बच्चों की। लीचीज और चेरीज भी बड़ी अच्छी मार्केट में आई हुई हैं, वो भी खा ही ले, मैं तो कहती हूँ। चलिए जी, दैट इज इट। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, एंड वी गोना सी यू tomorrow. Bye.